हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बैच DI 1 and 2, लेक्चर नंबर 61। हाँ जी, ये जो चैप्टर है, अब सब लोग 2 घंटे के लिए मेरे साथ हो। कहाँ 1 घंटा बचा? 2 घंटे। अब 2 घंटे के लिए मेरे साथ हो। किसी को अगर जाना हो तो अभी जा सकता है। अगर जाना, मैं पहले ऑप्शन दे रहा हूं। और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर मेरी क्लास का स्टूडेंट का मैनेजमेंट में अगर पेपर में क्वेश्चन आया वो नहीं करके आ पाया तो। क्योंकि मेरी जिद होती है कि जो टफ चैप्टर होता है और या जिसमें इंडिया के लिए चैलेंजिंग होता है, वो मेरे स्टूडेंट का फेवरेट चैप्टर होता है। क्या होता है? इलाका तेरा धमाका मेरा। तो ये उसी हिट लिस्ट में, और ये चैप्टर भी मेरे से बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है। नंबर 7 है ये। नंबर 7 इधर है। ठीक। हाँ, मैं नंबर 7 हूं। तो हाँ, नंबर 7 ही है मेरा। तो और दूसरा, मेरा फंसना नहीं है। बर्थडे तो मेरा बहुत अभी टाइम है। देखो, देखो ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है और 7 हो। बस समझ जाओ। नहीं, 2 अक्टूबर नहीं है, 7 हो। चलो, अब इसको पहले ध्यान से समझो। ये जो चैप्टर है, जैसे अभी आपने रीसेंट अटेम्प्ट देखा हो, अभी जनवरी वाला जो अटेम्प्ट देखा, जो पेपर जिसने देखा होगा अगर पेपर, तो आपने देखा होगा कि कितने मार्क्स का आया था। एनी गेस? गेस करो। अरे मिनिमम बता दो, चलो मिनिमम, मैं कोई एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा हूं, मतलब एक एवरेज लगाओ, गेस ही मारो सब। 10। एक कह रहा है 10। ठीक है, और A15 बोल रहा है। एक कह रहा है 5 मार्क्स। एक कह रहे हैं भैया 20 मार्क्स। और इधर से कोई आंसर? 20, 15-20 के बीच में होगा। ठीक है भैया, इस बार जिसने पेपर दिया था ना, जब पेपर बच्चे लिख रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा, क्या मैं मैनेजमेंट का और ऑडिटर का पेपर सॉल्व करने आया हूं क्या? मतलब एक तो ऑडिटर का चैप्टर और ये मैनेजमेंट का चैप्टर, ये दोनों अगर मर्ज कर लें तो 30+ का था। मतलब 35 के समवेयर था, 35+ कह सकते हो। मतलब अगर किसी बच्चे ने सिर्फ, हालांकि ये अप्रोच बहुत गलत होगी, बट मैं कह रहा हूं कि मान लो खुदा ना खास्ता किसी पर्सन ने यही 2 चैप्टर तैयार किए होते, और दिल से, मतलब तैयार का मतलब बेहतरीन तैयारी कि सेक्शन के साथ बोलना शुरू करे पर्सन, तो सोचो क्या ही कमाल करता। और जो छोड़ के गया होगा उसका क्या हाल हो गया। तो फिर वही एक गाना सुन रहा होगा घर पे, जो तुम छोड़ के मुझे जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ये गाना वो लूप पे लगा के बार बार सुनेगा। और ये हुआ भी बहुत बच्चों के साथ, ये हुआ। कई बच्चे आए, जैसे जब पेपर होने वाला था तो कह रहे सर कि ये चैप्टर तो स्ट्रांग है, और क्या इसको मुझे थोड़ा सा बस ऐसे हल्के में ले लेके जाना चाहिए या कैसे? मैंने कहा तहलका मच जाएगा पेपर में अगर तुम हल्के में इसको रिवाइज। मैंने कहा आ रहा है ना? कह रहे हाँ सर याद तो है। मैंने कहा इस पे एनर्जी डाल दो।
रिवाइज करो इसको अच्छे से और पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब एक बच्चा कह रहा है सर अभी आगे आगे तो कम आएगा, अभी आगे आगे तो कम आएगा। भैया ध्यान से सुन लो, पूरे कंपनीज एक्ट में अगर आप मुझसे पूछोगे कि टॉप रैंकिंग सर दे दो, रैंक 1, मतलब अगर मुझसे ये पूछोगे ना कि रैंक 1 वाला चैप्टर बता दो सर, रैंक 1 टोटल 11 चैप्टर्स में से, तो आई विल डेफिनेटली गिव द रैंक 1 टू नंबर 7 चैप्टर नंबर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, MNA। अब मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर क्यों आईसीआई का फेवरेट बना हुआ, पहले तो मैं वो रीजन बता रहा हूं आपको, तो आपको पढ़ने में भी थोड़ा सा कनेक्ट होगा। एज अ सीए जब आप किसी कॉर्पोरेट में जाओगे तो क्या होगा, ये जो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है ये बार बार आपको कनेक्ट करेगा, चीजें आपके सामने आएंगी, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ चीजें लीगल एडवाइजिंग में भी इसी काम देगी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए ये बार बार इंस्टीट्यूट चाहता है कि इंडिया के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आईसीआई में जो सीए इंटर कर रहे हैं उनसे मैं इससे क्वेश्चन पूछूं, बार बार पूछूं इनसे क्वेश्चन। स्टूडेंट अगर छोड़ के जा रहा है तो वो पछताए बाद में, अब पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या ये चैप्टर इजी है, टफ है, डिफिकल्ट है, क्या है? मेरी नजर से अगर देखोगे तो मुझे ये पर्सनल फेवरेट मेरा चैप्टर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और तुम्हें भी ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा। अभी तुम एक टाइम बाद बोलोगे बड़े अच्छे लगते हैं, क्या बोलोगे? बड़े अच्छे लगते हैं। तो क्या छोटे बुरे लगते हैं? नहीं, बड़े अच्छे लगते हैं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 7। अब ये चैप्टर पहले एक बार थोड़ा सा नजर डाल ले, सेक्शन कहां से कहां तक है। सेक्शन 88 से शुरू होगा और फिनिश कहां हो रहा है। एक बच्चे ने तो बहुत लंबी सांस ली, ऐसे कर रहा है। 88 से शुरू है और सेक्शन 122। लेकिन यह है कि जैसे जब आप कंप्लीट करोगे ये चैप्टर, ठीक है, जब भी ये कंप्लीट होगा चैप्टर, ऐसा आएगा कि तुम्हारे टिप्स पे होगे एक एक सेक्शन, एक एक पॉइंट तुम्हारे टिप्स पे होगा। मतलब वो सेक्शन बोलने की देरी होगी, तुम्हारे ऊपर आंसर होगा तुम्हारे साथ। ठीक, बस जो फ्लो मैं बता रहा हूं, जैसे कर रहा हूं वैसे आपको चलना है। और एक भी क्लास, क्योंकि अब देखो मुलाकातों का दौर थम जाएगा कुछ टाइम बाद। वो कहते हैं ना कि एक टाइम बाद, जैसे आज भी मैं अपने टीचर को सोचता हूं एक टाइम पहले कि काश की शर होते। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता कब आती है? जब बंदा नर्क में जाता है। नर्क मतलब पेपर देने गया, नर्क है वो, पास हो गए तो स्वर्ग और फेल हो गए तो जो हुआ हो उसको पता है, या जो उस दौर से गुजरा है उसको फील होता है कि यार लड़का बात ठीक कह रहा था, अगर उस समय मैंने उसकी बात सुनी होती तो आज मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। कड़वा है बट सच है। तो ये चीजें आपको देना है और एक विनम्र स्टूडेंट की तरह तुम दुनिया में रिस्पेक्ट किए जाओगे। तुम कैसे ह्यूमन बीइंग हो, इसलिए नहीं तुम सीए बनोगे, नो, सीए बन के तुम कैसे बिहेव कर, वैल्यू सिस्टम, वो मैटर करता है इस चैप्टर में भी। इस चैप्टर में जितना पेशेंस हो सके, मैं सारे स्टूडेंट से पेशेंस चाहूंगा इस चैप्टर में। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारे मार्कशीट में 4 चांद लगा देगा, रिजल्ट में 4 चांद लगा देगा। मतलब 4 चांद का मतलब मैं ये नहीं करूं 100 में 100 मार दोगे तुम जाके, बट ये है कि 60+ आराम से आ जाएंगे। अब चांसेस बढ़ जाएंगे तुम्हारे स्कोर करने के। समझ में आ रहा है? तो आपको इस चैप्टर को बहुत दिल से ध्यान से समझना है और जो मैं कहूंगा उसको फॉलो करते ही रहना है लगातार बेसिस पे। अब ये चैप्टर हम पढ़ेंगे कैसे, हाउ वी विल एंटर इनटू द चैप्टर। सबसे पहले आप ध्यान दें कि 2 वर्ड लिखे हुए हैं, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, सबको पता है। क्या कंपनी खुद से सारे काम कर लेगी? क्या आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कोई है तो वो खुद से कर लेगा क्या काम? उसको तो इंडिविजुअल्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब नेचुरल पर्सन की जरूरत पड़ेगी ना। वो तो आर्टिफिशियल, नेचुरल पर्सन की जरूरत पड़ेगी। अब ये नेचुरल पर्सन जो आएंगे एक फरिश्ता बन के, वो कौन है? एक का नाम है डायरेक्टर्स और एक का नाम है शेयर होल्डर्स।
समझ में आ रहा है? एक का नाम क्या है? डायरेक्टर्स, और दूसरा का नाम क्या है? शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। जो डे टू डे एक्टिविटीज कंपनी में चले उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डायरेक्टर्स, टेक केयर करने के लिए। और शेयर होल्डर्स जो है, दे आर द रियल इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। तो शेयर होल्डर्स को क्या हर साल कंपनी, क्या उनका पैसा सही डायरेक्शन में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या उनका पैसा वेल्थ क्रिएट करेगा, फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है, या कंपनी कुछ गलत कर रही है? ये कैसे पता चलेगा? जब साल में एक बार मीटिंग्स होंगी, जनरल मीटिंग्स होंगी, और उसमें सारी चीजें हम देखे जाएंगे। तो साल में सारे शेयर होल्डर्स मिलेंगे, रेजोल्यूशंस पास होंगे, कंपनी के बेनिफिट्स के लिए कुछ डिसीजन लेने, वो सब रेजोल्यूशंस पास होंगे। तो ये चैप्टर आपको गाइड करता है। अब ये चैप्टर जो आप पढ़ोगे वो कैसे पढ़ोगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले सेक्शन 88 से लेके ये जो सेगमेंट है आपका टोटल 95 तक, यहां तक, इसको मैं बोलूंगा पार्ट बी। और सेक्शन 96 से लेके 122 तक ये है पार्ट ए। क्या है? इस डायरेक्शन में पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे कहां से? सेक्शन 96 से लेके सेक्शन 122 तक। उसके बाद फिर ये प्रोविजंस हम देखेंगे बाद में। तो हमारा सीक्वेंस ऐसे चलेगा। अब आप ध्यान से सुने। जैसे क्या होता है, किसी भी कंपनी को अगर डिसीजंस लेने हैं, शेयर होल्डर्स को डिसीजंस लेने हैं, तो मीटिंग्स बुलाएंगे, जनरल मीटिंग्स बुलाएंगे। कई जगह आपने रेफरेंस भी पढ़ा होगा, कई एक्ट पर जब आप पढ़ रहे थे, कई चैप्टर्स पढ़ रहे थे, तो वहां बार बार मीटिंग्स का जिक्र होता कि जनरल मीटिंग में होगा, जनरल मीटिंग वो होगा। ये सुन रहे थे ना? वही तो घड़ी आ गई अब। तो अब जब ये मीटिंग्स होंगी, तो अब उस मीटिंग्स में हम क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारा ये सेक्शन बताता है। ये पूरी लाइन से ये चैप्टर आपको हेल्प करता है। एक तो होगी मीटिंग से पहले की बात, जैसे मीटिंग होने के लिए तैयारी। एक होगा मीटिंग के दौरान क्या काम करोगे तुम, ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग हम क्या तैयारी करेंगे। और लास्ट स्टेप होता पोस्ट मीटिंग हम क्या करेंगे। देयर आर थ्री सिचुएशंस। मीटिंग कन्वीन होने के पहले क्या तैयारी करनी पड़ेगी हमें। दूसरा, ड्यूरेशन, ड्यूरिंग द मीटिंग हम क्या करेंगे, लीगलिटीज। और थर्ड सिचुएशन, मीटिंग होने के बाद हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एज अ कंपनी। यही तीन सिचुएशन में पूरा प्रोविजन क्लियर हो जाएगा। अगर ये तीन बातों को तुमने दिमाग में रख लिया, मैं कह रहा हूं ये चैप्टर में तुम जादू कर दोगे। क्या कर दोगे? जादू। यू विल बिकम अ लॉ मैग्नेट। समझ में आ रहा है कैसे डिवाइड करना है? बताओ कैसे। पहला पोर्शन, मीटिंग से पहले क्या क्या करेंगे। सेकंड, ड्यूरिंग द मीटिंग कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो एप्लीकेबल होंगे। और लास्ट में बस यही पूरा चैप्टर खत्म हो गया, ये वाला पोर्शन। यहीं पे पूरा सीक्वेंस में पूरा डिवाइड होंगे सेक्शंस। अभी मैं बात करूंगा कौन से सेक्शन बिफोर द मीटिंग्स में शुरू होंगे, और ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग के बीच में क्या चलेगा, और लास्ट में पोस्ट मीटिंग्स क्या क्या चलेगा। और इस तरह से ये पूरा चैप्टर, ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। बाकी उसके बाद वो जनरल पार्ट्स में हम चलेंगे। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा इतनी बात। आप ये बताओ कि जब हम लोग कितनी जगह कितने सेक्शंस पढ़े और कितने चैप्टर्स में गए, तो एक जगह एक बात बार बार कॉमन में आ रही थी। क्या? नोटिस ऑफ मीटिंग, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स। याद आ रहे हैं सबको? नोटिस ऑफ मीटिंग, ये सब पढ़ रहे थे ना आप? अब यहां अच्छा, मीटिंग जो होती है कंपनी में, अब मीटिंग का मतलब क्या, पहले तो ये बता दो। तुम लोग भी तो मीटिंग करते होगे। मिलना, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, क्या कोई खुद से मिल सकता है? क्या कोई खुद से मिल सकता, मतलब एक पर्सन की मीटिंग हो सकती है अकेला, वो कह रहा मैं मीटिंग कर रहा हूं। या मीटिंग करने के लिए कितने लोग चाहिए कम से कम मिलने के लिए? दो तो होने चाहिए। अकेले कोई मीटिंग कर सकता? आप बोलोगी मैं मीटिंग कर रहा हूं, पूछे किससे? खुद से। टेक्निकली ठीक है, राइट है, जब खुद पे फोकस करना होता तो अकेले में बैठते हैं हम, खुद से मिलते हैं। लेकिन राइट वर्ड मीटिंग का कम से कम कितने लोग चाहिए मीटिंग के लिए? दो लोग तो चाहिए भैया। यहां पे भी आने वाला है मीटिंग्स में। मीटिंग के पहले, अच्छा ये बताओ, शेयर होल्डर्स है। अब शेयर होल्डर्स क्या अंतर्यामी, उनको तुरंत पता चल जाएगा कल मीटिंग है?
या उनको इंटीमेट करना पड़ेगा? इन द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंटीमेशन इज नेसेसरी। और वो इंटीमेट कैसे करेंगे? नोटिस भेजेंगे, और वो नोटिस कुछ सेक्शंस में होगी, और उस सेक्शन का नाम क्या होगा? सेक्शन 101। क्या नाम होगा? सेक्शन 101। तो आप तीन वर्ड्स देखो। एक तो हमने बोला कि बिफोर मीटिंग क्या फॉर्मेलिटीज होंगी, बिफोर मीटिंग। सेकेंड सिचुएशन केस 2 ड्यूरिंग मीटिंग, और लास्ट में थर्ड सिचुएशन आफ्टर द या पोस्ट मीटिंग। क्या सिचुएशंस बनेंगी? इसी में प्रोविजंस पूरा ड्राफ्ट होगा, और इसी हिसाब से हम प्रोविजंस आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक। और मुद्दा यह होना चाहिए कि पूरा पढ़ना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है कि तेरी कोशिश, मेरी कोशिश है कि तेरी सीरत बदलनी चाहिए, कुछ ना कुछ चेंज हो। ऐसा नहीं बस चैप्टर पढ़ लिया आया कुछ नहीं। चैप्टर चाहे मैं 4 सेक्शंस पढ़ाऊं, लेकिन वो सेक्शंस तुम्हारे ऐसे तैयार होने चाहिए कि सामने बैठने वाला डिस्टर्ब होकर भाग जाए रूम छोड़ के तुम्हारा। मतलब बोलना शुरू करो ऐसे पूरे टर्म्स में, सीधा सीधा खड़, ये इसके अलावा कुछ है ही नहीं, खत्म कहानी, जाओ भगो। तुम्हें अपना रिवाइज कर लेना उसको बोल बोल के। जैसे कई दोस्त होते हैं ना, जिसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो एक दोस्त को बैठाते हैं बगल में, इधर आ, तूने ये पढ़ा क्या? यार मैंने तो नहीं पढ़ा, सुन इधर आ, पता है तुझे सेक्शन 101 में ये है, फिर उसमें ये करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। अब वो सुने या ना सुने, हमें क्या, हमें तो अपना समझाना है उसको। हमने तो अपना रिवाइज जो किया उसको क्या कर लेना है, अप्लाई करके देख लेना है। वो भी होपलेस हो जाएगा, यार इतनी तैयारी, भयानक तैयारी कर रहा है तो। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सितंबर करीब है। समझ में आ रहा है? सितंबर करीब है। तो चले अब आगे। चलो तो सब लोग कुर्सी की पेटी बांध लो, सिट बैक एंड रिलैक्स, लेट्स एंजॉय द जर्नी ऑफ चैप्टर नंबर 7। इसके मैं नोट्स भी भेज दूंगा आपको, ये वाले जो चैप्टर्स के नोट्स हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। लेकिन पहले बुक से पूरा मैं पढ़ाऊंगा आपको, पूरा बुक पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसको कंसाइज फॉर्म में जो बना हुआ है ये आपको मैं भेज दूंगा, उससे आप रिवाइज कर लेना, बाद में रिवाइज करना हो आपको तो। ये सारे सेक्शंस हैं। आपको मैं सीधा ले चलूंगा सेक्शन 101 पे। कितना बढ़िया लग रहा है वर्ड सुनने में, 101। शुभ लग रहा है ना? शुभ है ना? कभी हम किसी को कुछ देते हैं तो क्या करते हैं? 101, 111, 121, 151। समझ में आ रहा है? तो जैसे देखो 101 का लिफाफा डालते हो तुम लोग कई बार, अरे ज्यादा का डाल देते हो ठीक है, कई कई बार 101 भी डालना होता है। 101 का लिफाफा डालते हो शुभ होता है ना, तो ऐसे यहां पे बेटा लिफाफा नहीं जाएगा, नोटिस जाएगा 101 में। क्या जाएगा? नोटिस का सेक्शन है। किसका सेक्शन है? नोटिस। और ये नोटिस किसको भेजा जाएगा? शेयर होल्डर्स को। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कुछ बातें बताई थी, बिफोर द मीटिंग क्या होगा, ड्यूरिंग द मीटिंग क्या होगा, लास्ट में क्या होगा। देयर विल बी 3 सिचुएशंस। पहला, मीटिंग से पहले कुछ सेक्शंस को ध्यान में देना होगा। मीटिंग से पहले 2 सेक्शंस को हमें पढ़ना है। मीटिंग बुलाने से पहले, शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाने से पहले ये 2 बातों को ध्यान देना पड़ेगा। 2 वर्ड, एक है सेक्शन 101 में नोटिस, और एक सेक्शन 102 में आपने नाम तो सुना ही है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ये 2 चीजें हम पहले टारगेट लेंगे और बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे, नोटिस के प्रोविजंस को। और इसमें हम देखेंगे जो एरिया, जिस एरिया से क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इस तरीके से सेक्शन 101, 102 ऐसे कंप्लीट करेंगे, फिर आगे और देखेंगे इसमें। तो अभी के लिए पूरा ध्यान हम रखेंगे कि नोटिस ऑफ मीटिंग, मीटिंग के लिए नोटिस, कौन सा सेक्शन रिजर्व है इसके लिए? 101। और यह सेक्शन जनरली कोई बच्चा भूलता नहीं है, क्योंकि नाम में ही क्या है, शुभ है, 101। तो इसमें क्या है, नोटिस ऑफ मीटिंग की बात कह रहा है। अब भाई कभी भी आप मीटिंग बुलाओगे तो शेयर होल्डर को इंटीमेट आपको करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, तभी वो मीटिंग में अपीयर हो पाएंगे, राइट। तो कंपनी लॉ क्या कह रहा है? सेक्शन 101 कह रहा है, सबसेक्शन 1 कह रहा है क्या
इन ऑर्डर टू प्रॉपरली कॉल अ जनरल मीटिंग, कौन सी मीटिंग कह रहा है, यहां ध्यान रखना, जनरल मीटिंग कह रहा है, या बोर्ड मीटिंग नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स की कह रहा है जनरल मीटिंग, अ नोटिस ऑफ एट लीस्ट 21 क्लियर डेज, क्या बोल रहा है, 21 क्लियर डेज, यहां पे वर्ड देखो क्या यूज हो रहा है, कह रहा है नोटिस तो भेजना शेयर होल्डर्स के पास कितने दिन पहले, 21 क्लियर डेज is required to be given either in writing or through electronic mode, कि शेयर होल्डर्स को मीटिंग अगर आप बुला रहे हो तो कम से कम 21 क्लियर डेज पहले उनको एक नोटिस भेज देना। कितने दिन पहले शेयर होल्डर्स को भेजना है भाई, आज कंपनी की जनरल मीटिंग है तो कम से कम लॉ कितना कह रहा है, 21 दिन। 21 दिन क्या, आगे क्या वर्ड यूज कर रहा है, क्लियर डेज, मतलब क्लियर डेज में ध्यान सुनना, जिस दिन तुमने नोटिस दिया और जिस दिन वो मीटिंग है, ये 2 दिनों को एक्सक्लूड कर देना है। किसको एक्सक्लूड करना है, जैसे जिस दिन तुमने नोटिस भेजा और जिस दिन वो मीटिंग है, वो 2 दिन माइनस हो जाएगा, वो दिन एक्सक्लूड हो जाएगा, इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर मैं इंक्लूड और जिस दिन मीटिंग है और जिस दिन नोटिस भेजा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये 23 डेज हो जाएंगे। फिर तो समझ में आ रहा है, तो इसीलिए यहां पे वर्ड यूज किया गया 21 क्लियर डेज। क्या बोला गया, 21 क्लियर डेज। इस 21 क्लियर डेज में क्या चीज माइनस हो जाएगा, हम डेट ऑफ नोटिस को कंसीडर नहीं करेंगे और दूसरा डेट ऑफ मीटिंग को कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है, और ये लाइन आपने बहुत पहले भी पढ़ी हुई है कि अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो 14 डेज के नोटिस से ही काम चल जाएगा। बताओ कहां पढ़ी है आपने, कई जगह पढ़ी है कि सेक्शन 8 कंपनी है तो वो 14 डेज का नोटिस दे, उससे ही काम चल जाएगा उनका। पढ़ा हुआ था आपने, फाउंडेशन में भी था ये चीज। अब आ जाओ, पहले बता दो ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया क्या। अब एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं और सब लोग सुन लेना, कि 21 क्लियर डेज बोल रहा है लॉ कि कम से कम 21 डेज पहले नोटिस भेजना है, और भी क्लियर डेज, मतलब डेट ऑफ नोटिस और डेट ऑफ मीटिंग दोनों हटा देना, क्लियर, उसको काउंटिंग में हम नहीं लेंगे। प्लस अगर मैं ये नोटिस पोस्ट के थ्रू भेज रहा हूं, कैसे भेज रहा हूं, पोस्ट के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज रहा हूं, तब पोस्ट करने के 48 आवर्स के बाद, कितने, जैसे आज मैंने पोस्ट किया तो उसके 48 आवर्स के बाद नोटिस सर्व मानी जाएगी। कब मानी जाएगी, 48 आवर्स। तो इसका मतलब अगर पोस्ट के थ्रू जा रहे हैं तो कैसे हो रहा काउंटिंग, 2 दिन और एक्स्ट्रा। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर हो रहा है क्या, पहले क्लियर हो रहा था सबसेक्शन 1 पे, यस बोलो पहले, एकदम क्लियर है सबको। लास्ट में क्या बोला लॉ, क्या कह रहा है, आप नोटिस भेज देना, लेकिन नोटिस कितने दिन पहले, अच्छा मान लो लॉ कह रहा है एट लीस्ट 21 डेज पहले भेज देना, मैंने 30 दिन पहले भेज दिया, तो क्या कोई गुनाह कर दिया। लॉ ने मिनिमम लिमिट दी है कि इससे कम तो नहीं होनी चाहिए, अभी कुछ सिचुएशन एक्सेप्शंस आएंगे वो अलग बात है, बट लॉ क्या कह रहा है, एटलीस्ट मीटिंग से कितने दिन पहले इंटीमेट कर देना शेयर होल्डर्स को, 21 डेज पहले, राइट। वो भी 21 डेज कौन से, क्लियर डेज। लेकिन अगर पोस्ट के थ्रू जा रहा है तो मीटिंग नोटिस कब सर्व मानी जाएगी, आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स। जैसे 48 आवर्स एक्सपायर हो जाएंगे तो क्या मान लिया जाएगा, नोटिस क्या हो गई, सर्व हो गई। तो अब मेरा क्वेश्चन है, 48 आवर्स के बाद नोटिस सर्व मानी जाएगी, तो जब 48 आवर्स के बाद वो जब सर्व मानी जा रही, जब मानी जा रही जिस दिन, वो दिन और जिस दिन मीटिंग है, वो दोनों क्या नहीं, वो तो पहले से हमने पता है कि नहीं लेना है। तो बेसिकली समझ में आ रहा है इसमें कितने दिन जा रहे हैं, 4 डेज। समझ में आया। और फर्स्ट वाले केस में डेट ऑफ नोटिस और वो, दैट इज, यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना, बाकी क्वेश्चन जब इसमें करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा और ज्यादा। अब इसमें कह रहा है कि जो सेक्शन 8 कंपनी को रिलैक्सेशन दिया गया है, सेक्शन 8 कंपनी को सिर्फ कितने दिन के नोटिस से काम चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि सेक्शन 8 कंपनी को कितने दिन के नोटिस से काम चल सकता है, 14 डेज के। समझ में आ रहा है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, इस कंपनी सेक्शन 8 कंपनी क्या डिफॉल्ट ना किया हो, फाइलिंग्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स की फाइलिंग में डिफॉल्ट ना किया हो। इतना क्लियर हो गया। अभी बाद में इसको हम
कोडिंग कर देंगे। कोडिंग का मतलब है पॉइंट वाइज पूरा सेक्शन ही ब्लड में चला जाएगा आपके। पहला क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं कंटेंट पे, चलते हैं किस पे चलते हैं, कंटेंट पे, कि मतलब कंटेंट ऑफ द नोटिस, उस नोटिस में मैं क्या क्या चीजें लिख के दूंगा। आई एम अ कंपनी और कंपनी नोटिस सर्व कर रही है, शेयर होल्डर्स को भेज रही है नोटिस, तो उस नोटिस में वो क्या क्या शब्द लिख के जाएंगे, क्या क्या पॉइंट्स होंगे, वो कंटेंट क्या क्या होंगे, नोटिस में लिखा क्या क्या जाएगा। देखो ध्यान से, एवरी नोटिस ऑफ मीटिंग मस्ट स्टेट, एक तो प्लेस के बारे में होगा, प्लेस मतलब जहां मीटिंग होने वाली है, किस डेट को होने वाली मीटिंग, दिन कौन सा होगा, और तीसरा आवर्स ऑफ द मीटिंग, टाइमिंग लिखी होगी कि 10:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे लिखा होगा। समझना। तो क्या क्या आ रहा है, प्लेस, डेट, डे और आर, ये सब कहां लिखा होगा, नोटिस में। कहां लिखा होगा ये, नोटिस में, ताकि वहां पे शेयर होल्डर पहुंच पाए। शैल कंटेन स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस, और एक साथ इसमें एक चीज और लिखी होगी, स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, मतलब कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्ट होगा वहां पे, कि मतलब किस चीज पे डिस्कशन होने वाला है वहां पे, एजेंडा क्या होगा, वहां पे क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट होगा, ये सब लिखा होगा। ये कहां लिखा होगा, कंटेंट ऑफ नोटिस। तो कंटेंट ऑफ नोटिस में बेसिकली दो चीजें आ रही हैं, एक तो वो पर्सन नोट मीटिंग पे पहुंचेगा कैसे, इसके बारे में बताया गया, मतलब डेट, प्लेस एंड टाइम, वो सब। और दूसरा क्या बताया गया है कि कौन सी चीज पे डिस्कशन वहां होने वाला है, जिसको बोलते हैं ट्रांजैक्ट द बिजनेस, कौन सा बिजनेस डिस्कस होगा, इसकी इंफॉर्मेशन वहां दिया होगा। ये क्यों दिया होता है, द पॉइंट 1 ये इसलिए दिया होता है ताकि शेयर होल्डर्स वहां पे पहुंच सके, मेंबर्स वहां पहुंच सके, भटके ना, पता चला मीटिंग का टाइम है, लिखा कुछ और है, कहीं और घूम रहा है शेयर होल्डर। दूसरा, ट्रांजैक्ट द बिजनेस इसलिए बताना है ताकि शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को पहले से ही पता हो कि वहां पे एजेंडा क्या होने वाला है, मीटिंग में क्या डिस्कशन होने वाली है, तो वैसे ही वो मन बना के आएंगे रेजोल्यूशंस को पास करने के लिए, उस पर अपने डिसीजंस देने के लिए। आई होप कि सबको समझ में आ गया ये दोनों का पर्पस क्या है, आया समझ में। चलो थर्ड कह रहे हैं कि वो कौन कौन से पर्सन है, जिनको, कौन कौन के खुशनसीब लोग हैं जिनको नोटिस मिलेगी, वो कौन कौन से लोग हैं जिनको कंपनी नोटिस देगी, वो लकी पर्सन कौन कौन से हैं। पेपर ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, देख लो जरा भैया, ये शुभ नोटिस सेक्शन 101 की किसको किसको मिलेगी। देखो एमएलए को मिलेगी, ऑडिटर को मिलेगी और डायरेक्टर को मिलेगी। एमएलए वो नहीं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वाला है, यहां एमएलए का मतलब एम स्टैंड्स फॉर मेंबर, एल स्टैंड्स फॉर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीव, असाइनी ऑफ द, ए स्टैंड्स फॉर असाइनी ऑफ द इंस्टॉलमेंट मेंबर। कंपनी का जो ऑडिटर होगा उसको भी नोटिस मिलेगी, और किसको मिलेगी, डायरेक्टर। कोई पूछेगा कि नोटिस किसको किसको भेजी जाए सेक्शन 101 में, तो क्या बताओगे, मेंबर्स को नोटिस जाएगी प्लस शेयर होल्डर्स को जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी मेंबर की डेथ हो गई है तो उसके कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको नोटिस जाएगी। तीसरा, अगर कोई मेंबर है जो इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसके असाइनी को, जो कोर्ट असाइन करेगी, उसको नोटिस जाएगी। फोर्थ, आप लोगों को भी नोटिस जाएगी, यू हर्ड राइट, आपको भी नोटिस जाएगी, ऑडिटर साहब। लास्ट, एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इन सबको नोटिस जाएगी। इतनी बात क्लियर है। सबसे पहला पॉइंट आपने देखा, कितने दिन में जाएगी, 21 डेज बोला, ये समझ लो, क्लियर डेज बोलो, कितने दिन में जाएगी वो सब पता है। सेकेंड सिचुएशन क्या बन रही है, कंटेंट क्या लिख के जाएगा, दो चीजें, वो नाम पता तेरा पूछ रहा है, ठीक। थर्ड, किसको भेजें, एमएलए और उधर दो ऑडिटर और डायरेक्टर, खत्म। समझ में आ रहा है। अब देखो, जो मैंने आपको बात पहले बता दी है वही बात इंस्टीट्यूट एक बात और लिख रहा है और इस पे थोड़ा प्रकाश डाल रहा है। इंस्टीट्यूट इस पे प्रकाश डाल रहा है और इसको ब्रैकेट में रख के प्रकाश डाला जा रहा है। कई बच्चे होते हैं छोड़ देते हैं ना, तो इंस्टीट्यूट कह रहा है मैं ब्रैकेट में रख के पूछता हूं ताकि तुम इसको ध्यान दो। ये जो 21 क्लियर डेज है, इसकी मीनिंग क्या है, इंस्टीट्यूट समझा रहा है आपको। क्या कह रहा है, द टर्म 21 क्लियर डेज मीन्स द डेट ऑन विच द नोटिस इज सर्व्ड and the date of meeting are
एक्सक्लूडेड। ये जो दो डेट्स हैं वो क्या होंगी, एक्सक्लूडेड होंगी। सेंडिंग द नोटिस, अ कंपनी कैन नॉट कर्टेल द रिक्वायरमेंट ऑफ 21 क्लियर डेज थ्रू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ऐसा नहीं कि अपने एओए में लिख के 21 क्लियर डेज कम से कम है, लॉ में बोल रहा है, उसको मैं आर्टिकल में लिख को 7 डेज कर दूं, 10 डेज कर दूं। कर्टेल मतलब कम नहीं कर सकते, एटलीस्ट कितना है लॉ में, समझ में आ रहा है, बढ़ा सकता हूं, कम नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है। अब एक लाइन मैंने और ऑलरेडी आपको बता रखी, तो वो यहां पे देखो बोल रहा है, अगर पोस्ट के थ्रू मैं नोटिस भेज रहा हूं, कैसे भेज रहा हूं नोटिस, पोस्ट, तो कब सर्व मानी जाएगी कि सर्व हो गई नोटिस, कितने आवर्स एक्सपायर हो गए हूं, जैसे लेटर पोस्ट किया वहां से 48 आवर्स एक्सपायर होने पे तो क्या माना जाएगा, डीम टू बी सर्व। इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद कह रहा है, अगर मान लो ये देखो पोस्ट ऑफिस को कवर किया लॉ मेकर ने ऊपर, 48 आवर्स का टाइम लेके तब सर्व माना जाएगा। सेकेंड सिचुएशन में फिर अगर मान लो नोटिस आप कैसे भेज रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज रहे हो, तो उसकी लीगलिटीज क्या है। तो भैया सुनो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी मैं नोटिस भेज सकता हूं, और आजकल ज्यादातर कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक। अब ये इलेक्ट्रॉनिक नोटिस कैसे भेज सकता हूं, सेंड थ्रू ईमेल एज अ टेक्स्ट अटैचमेंट टू एन ईमेल, नोटिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक लिंक, या यूआरएल के थ्रू भेज सकता हूं। ये सारे सिचुएशंस है नोटिस भेजने के। अब यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं। कह रहा है, ईमेल शैल बी एड्रेस टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव सच ईमेल एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी। कि भैया ईमेल, आपकी ईमेल पे ही वो नोटिस मुझे भेजना है जो डिपॉजिटरी ने मुझे प्रोवाइड किया। डिपॉजिटरी मतलब एनएसडीएल, सीडीएसएल, जैसे शेयर्स लेते हो ना आप, तो कोई डिपॉजिटरी के थ्रू लेते हो, तो उसमें क्या कि जिस जो ईमेल आईडी उनके पास है वो ईमेल आईडी पे ही आपको भेजा जाएगा जो अवेलेबल है कंपनी के पास। ठीक है। और कंपनी को लॉ कह रहा है, कंपनी को हर साल एक बार मौका देना पड़ेगा। क्या, कि अगर कोई मेंबर जिसकी ईमेल आईडी नहीं है कंपनी के पास, वो अपनी ईमेल आईडी दे सकता, अपडेट करा सकता है, या कोई फ्रेश ईमेल आईडी अपडेट कराना है तो भी वो अपडेट करा सकता है जिसकी ईमेल आईडी। समझ में आ रहा है। एक बार मौका कंपनी को देना पड़ेगा हर साल। द सब्जेक्ट लाइन ईमेल शैल स्टेट द नोटिस टाइप ऑफ मीटिंग। वही सेम बात कि ईमेल के थ्रू भी मैं नोटिस भेज रहा हूं, तो मैं ये भी बताऊंगा कहां होगी, कैसे होगी मीटिंग, कहां होगी, उस सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। इफ नोटिस सेंड फ्रॉम नॉन एडिटेबल अटैचमेंट टू ईमेल, सच अटैचमेंट से पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद द कंपनीज ऑब्लिगेशन शैल बी सेटिस्फाइड व्हेन ट्रांसमिट टू ईमेल कंपनी नॉट हेल्ड रिस्क ऑफ फेलियर ट्रांसमिशन। अच्छा, मान लो कंपनी ने नोटिस भेजा आपको मेल के थ्रू, लेकिन कंपनी की कोई गलती नहीं थी, कंपनी ने आपको नोटिस भेज दिया, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं था, कोई सर्वर प्रॉब्लम हो गई, या जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करे उनकी कोई गलती की वजह से आपको नोटिस नहीं मिला टाइम से, तो यहां पे कंपनी की डिफॉल्ट नहीं मानी जाएगी। आप इसको बेस नहीं बना सकते कि कंपनी ने हमें नोटिस नहीं भेजा। समझ में आ रहा है क्या। नॉन रिसीट ऑफ नोटिस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर किसी मेंबर को नोटिस नहीं मिला, क्यों नहीं मिला था, एक्सीडेंटल ओमिशन, गलती से, नोइंगली नहीं, एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिव नोटिस नॉन रिसीट बाय मेंबर अदर देन रीजंस नॉट इनवैलिडेट, तो उसकी वजह से पूरी मीटिंग जो है इनवैलिड नहीं होगी, मीटिंग वैलिड रहेगी। समझ में। जैसे कोई मेंबर अगर मान लो एक को नोटिस नहीं मिला, उसने कहा भैया मुझे तो नोटिस ही नहीं मिला, ये मीटिंग इनवैलिड हो जानी चाहिए। अब क्या हो जानी चाहिए, इनवैलिड। तो ये मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी, क्यों, क्योंकि एक्सीडेंटल ओमिशन है। क्या है, और ये बात कंपनी को प्रूव करनी पड़ेगी कोर्ट में, क्या, कि हमारी कोई गलती नहीं थी, कोई डिलिबरेट नहीं था, कोई जानबूझ के ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया। इस प्रोविजन को एक बार पढ़ना सब लोग ध्यान से। इलस्ट्रेशन नंबर 4, अभिनव अ मेंबर ऑफ इलेक्जर, इलेक्जर मतलब होता है अमृत, मिस्टर अभिनव a member of Elixir Logistics Limited filed a complaint against the company for not serving him a notice of attending the meeting. The company in turn provided the proof that they had sent the notice by way of email to Abhinav inviting him to attend the general meeting. Mr. Abhinav alleged that he never received the email. वो क्या आरोप लगा रहे हैं कि हमें तो मिला ही नहीं. State whether the company is liable for guilty of contravening.
लाइबल होगा क्या? अगर सफिशिएंट प्रूफ कंपनी प्रोवाइड करा पाती है कि ये कोई डिलिबरेट नहीं था, जानबूझ के हमने ऐसा नहीं किया, तो कंपनी बच जाएगी। यहां से पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सब लोग लिख लें एक बार क्वेश्चन एरिया। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, क्वेश्चन एरिया। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे कि कम से कम कितने दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए, और लॉ मना कर रहा है कि कर्टेल नहीं कर सकते। पहली लाइन में क्या पढ़ा वहां पे आपने कि इसको आर्टिकल में ऐसा कोई लाइन लिख के कर्टेल नहीं, मतलब इससे कम नहीं कर सकते आर्टिकल में। बट लॉ कह रहा है कि शॉर्टर नोटिस ऑफ लेस देन 21 डेज किन सिचुएशंस में अलाउड होगी, कि मतलब अभी कह रहा है 21 डेज कम से कम। लेट से मैंने कहा कि 15 दिन की नोटिस पे काम करवा लो, 14 डेज का नोटिस देना है सिर्फ। अभी लॉ कितना कह रहा है? एटलीस्ट 21 क्लियर डेज कह रहा है। लेकिन इससे कम किन सिचुएशंस में हो सकता है, कि वो कौन सी सिचुएशंस है जब 21 दिन से कम में भी काम चल जाएगा। देखो नॉर्मली 21 क्लियर डेज कह रहा है लॉ, बट ये सिचुएशंस वो है जिसमें 21 डेज से कम में भी नोटिस से काम चल जाएगा। बहुत पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। इसमें दो सिचुएशंस होगी, इफ द कंपनी हैव शेयर कैपिटल, इफ द कंपनी डज नॉट हैव अ शेयर कैपिटल। दो ही कंपनी होती है, या तो शेयर कैपिटल होगी उसमें या तो नहीं होगी। तो पहली सिचुएशन, अगर मान लो कह रहा है इन द केस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग नॉट लेस देन 95% ऑफ द मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट देयर एट। कितना? इन द केस ऑफ एन एनुअल जनरल मीटिंग बाय नॉट लेस देन 95%, कम से कम कितना? एटलीस्ट कितना? एटलीस्ट कितने लोगों ने? एटलीस्ट 95% ऑफ द मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट इस बात पे अपने सहमति दे दें कि इतने कम दिन में ठीक रहेगा। मतलब समझ रहे हो? जैसे 100 लोग हैं कंपनी में, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, वैसे तो ज्यादा होंगे। अगर मान लो 100 लोग हैं कंपनी फॉर एग्जाम्पल, और 100 में से 96 लोग ये कह रहे हैं जो वोट करने के एंटाइटल हैं, वो कह रहे हैं कि एक काम करो 15 डेज रख दो इसको। कितना रख दो? तो चल जाएगा। लेकिन लॉ कितना कह रहा है? 21 क्लियर डेज। लेकिन कब ये अलाउड होगा कम करना? सोचो, मतलब पावर कब दी है कंपनी लॉ ने, ध्यान देना, जब मेजॉरिटी ऑफ, मतलब ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स उसको सैंक्शन कर रहे हो। और कितना कह रहे हैं वो लिमिट है? एटलीस्ट 95%। कम से कम कितने परसेंट लोगों ने? 95% लोगों की सैंक्शन होगी, तब वो कर्टेल कर सकते हो 21 डेज। आई होप कि सबको ये समझ में आ गया होगा। ये कह रहा है एनुअल जनरल मीटिंग के केस में, कह रहा है एनी अदर जनरल मीटिंग। अब यहां पे देखना, दो वर्ड लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ एनुअल जनरल मीटिंग और यहां लिखा हुआ एनी अदर जनरल मीटिंग, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की बात कर रहा है। ध्यान से सुनना, अभी आगे मैं उसको पढ़ाऊंगा सेक्शन 96 एंड ऑल, क्योंकि अभी पहले मीटिंग से पहले क्या क्या होता वो कार्यवाही बता रहा हूं ताकि आपको समझने में आसान होगा वो मीटिंग। कंपनी को हर साल एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी होती है, ठीक, एनुअली हर साल एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की। लेकिन अगर मान लो कंपनी में कोई इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाए या अर्जेंसी आ जाए, तो क्या पूरे साल वेट करेगी कंपनी? उसके लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसका नाम है ईजीएम। प्यार से उसको ईजीएम बोलते हैं, और वैसे नाम जाना जाता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या बोलते हैं उसको? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो नॉर्मल सिचुएशन जो मीटिंग बुलाई जाए उसको बोलते हैं एजीएम, बट इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए जो मीटिंग्स बुलाई जाए उसको बोलते हैं क्या? ईजीएम। ठीक, तो कह रहा है कि एजीएम के केस में 90% बोल दिया, ये देखो एजीएम वर्ड यूज हो रहा है, तो 90% कम से कम चाहिए अगर आपको कम करना है 21 डेज से। ईजीएम अगर है, क्या है, मान लो ईजीएम है, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल है तो केस 1, अगर कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है तो केस 2। दो सिचुएशन। ये क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल है, कॉपी पेस्ट होगा वही सेम चीज जो आपने ऊपर पढ़ी हो। देखो कम से कम कितने परसेंट लोगों की कंसेंट चाहिए? 95%। समझ में आ रहा है? शेयर्स ऑफ द कंपनी हैज राइट टू वोट एट द मीटिंग। अगर पेड अप शेयर कैपिटल है तो कम से कम कितने लोगों की कंसेंट चाहिए? जितने लोग वोट करने के लिए एंटाइटल उनका 98%, सॉरी 95%, सेम टू सेम। अगर कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है
तो भी कितना चाहिए, 95% टोटल वोटिंग पावर का। पेड अप शेयर कैपिटल है तो पेड अप शेयर कैपिटल को लेंगे बेस, और अगर पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है तो किसको लेंगे, वोटिंग पावर को लेंगे। समझ में आ रहा है? कह रहा वेयर एनी मेंबर ऑफ द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू वोट ओनली ऑन सम रेजोल्यूशंस और रेजोल्यूशन टू बी मूव्ड एट द मीटिंग एंड नॉट अदर्स, दोज मेंबर्स हु शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो मतलब कह रहा है कि कोई पर्सन ऐसा है कि जो उस रेजोल्यूशन में वोट करने के लिए एलिजिबल है, और कुछ है उसमें एलिजिबल नहीं है मेंबर्स, उसको राइट टू एंटाइटल नहीं है वोट करने के लिए, तो उसको हम क्या करेंगे, उस पर्पस के लिए हटा देंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे ये एग्जांपल एक बार सब लोग पढ़ लें पहले जल्दी से। बताओ आंसर क्या होगा। समझ में आ रहा है? ये पैराग्राफ समझ में आया क्या आपको? समझ में आया क्या क्या कह रहा है? क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है वेयर एनी मेंबर ऑफ द कंपनी हु इज एंटाइटल्ड टू वोट ओनली ऑन सम रेजोल्यूशंस, कि कंपनी का कोई शेयर होल्डर है, कोई मेंबर है जो कुछ रेजोल्यूशंस पे वोट कर सकता है सिर्फ, या रेजोल्यूशन टू बी मूव्ड एट द मीटिंग, या कोई रेजोल्यूशन जो मूव करे मीटिंग उसमें वो वोट कर सकता है, एंड नॉट ऑन द अदर्स, और किसी पे वो वोट नहीं कर सकता। तो कह रहा है दोज मेंबर्स शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 101। पढ़ा था पीछे क्या था सेक्शन 101 का सबसेक्शन 1 किसके बारे में था, नोटिस के बारे में था। तो क्या कह रहा है, दोज मेंबर्स शैल टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ नोटिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉर्मर रेजोल्यूशंस और रेजोल्यूशन नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर। सिर्फ उन्हीं रेजोल्यूशंस के लिए उनको नोटिस दिया जाएगा जिसमें वो वोट करने के लिए एंटाइटल हो। समझ में आ रहा है क्या, आया क्या क्या? एक बात बताओ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सुना है ये वर्ड, क्या मतलब होता है इसका? बिन बुलाए मेहमान कई बार आप जाते हो कई जगह, नहीं जाते? अरे असली जिंदगी जिंदगी में किया क्या जब बिन बुलाए कहीं नहीं गए? तो स्टूडेंट लाइफ में जरूर जाना चाहिए, लेकिन अपने रिस्क पे। आप सोचो, ये कह रहा है कि भैया जिस रेजोल्यूशन में तुम एंटाइटल वोट करने के लिए वहां जाओ ना, जहां पे तुम एंटाइटल, उसके लिए तुम्हें नोटिस क्यों भेजेंगे हम? जनरल सी बात है ना। तो वही कह रहा है कि जहां पे आप एंटाइटल वहां वोट, हम वहां आपको नोटिस भेजेंगे नहीं सेक्शन 101 में। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। इसमें कट शॉर्ट एक लाइन याद रखना है, एटलीस्ट 95%। अथॉरिटी टू कॉल जनरल मीटिंग, कौन जनरल मीटिंग बुलाएगा? चाहे वो एजीएम हो, एजीएम मतलब नॉर्मल केस में, ईजीएम मतलब इमरजेंसी सिचुएशंस में। कह रहा जनरल मीटिंग में दोनों आता है, एजीएम ईजीएम दोनों आता है। कह रहा जनरल मीटिंग हैज टू बी कॉल्ड बाय द, नाम तो सुना ही होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एन इंडिविजुअल डायरेक्टर डज नॉट हैव अथॉरिटी टू कॉल द जनरल मीटिंग। एक डायरेक्टर फोन करके नहीं कह सकता एक काम करो आ जाओ सब लोग मीटिंग करने। समझ में आ रहा है? लॉ क्या कह रहा है, बोर्ड और डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, ना कि कोई इंडिविजुअल डायरेक्टर। एनी नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग गिवन विदाउट द सैंक्शन ऑफ द बोर्ड इज टोटली इनवैलिड। उसको क्या माना जाएगा? बिना बोर्ड की सैंक्शन के अगर कोई नोटिस भेज दिया गया किसी एक डायरेक्टर की वजह से, तो वो इनवैलिड नोटिस माना जाएगा। हाउएवर द सेम कैन बी मेक गुड, मतलब मेक वैलिड। रेटिफाई का मतलब प्रोसेस ऑफ मेकिंग वैलिड, अप्रूविंग।
कह रहा हाउ एवर द सेम कैन बी रेटिफाई बाई द बोर्ड। अगर बोर्ड और डायरेक्टर चाहें तो उस एक्ट को अप्रूव कर सकते हैं, उस पॉइंट को अप्रूव कर सकते हैं, वैलिड कर सकते हैं। फॉर कॉलिंग जनरल मीटिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन पास, बोर्ड रेजोल्यूशन इसके लिए क्या होगा, पास होगा। अब एक बात अगर आप ध्यान से देखो, पूरे सेक्शन 101 को अगर मुझे कुछ पॉइंट्स में, कुछ मेन हेडिंग्स में कन्वर्ट करना होगा तो वो हेडिंग्स क्या होंगी, मैं आपसे सुनना चाहूंगा। एक बार देख लो, पहले एक बार देख लो, पहले एक बार रुक जाओ, पहले एक बार देख लो, देख लो भैया। पहले ये पढ़ा था आपने, ठीक, फिर उसके बाद सेकंड ये पढ़ा था, फिर थर्ड में पर्सन एंड टाइटल, फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट में शॉर्टर नोटिस का पॉइंट आ गया। अब पॉइंट नंबर 5 अथॉरिटी टू कॉल, तो कितने पॉइंट्स में खत्म हो गया पूरा प्रोविजन। पहले हेडिंग क्या बनेगी, सबसे पहले नोटिस कितने दिन में, क्या उसके अंदर क्या लिखोगे, यही तो तुम लिख के आओगे, वहीं कट करेगा इंस्टीट्यूट। फिर आदत डाल लो अब तुम लोग, 21 क्लियर डेज में नोटिस देना है आपको, ठीक है। अगर मान लो मैंने पोस्ट से दिया तो आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स द नोटिस शैल बी डीम टू बी सर्व, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में, उसमें लॉ क्या कह रहा है, ईमेल पे दे सकते हैं। और अगर क्या कंपनी को फाइनेंशियल ईयर में एक बार किस चीज का मौका देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक में अपनी ईमेल आईडी अपडेट या चेंज करने के लिए देना पड़ेगा मौका, ठीक है। सो मेन पॉइंट यही था। अच्छा, वो कौन सिचुएशन जो कंपनी लायबल नहीं होगी कि नोटिस नहीं मिला फिर भी ईमेल से, अगर कंपनी ये प्रूव कर देगी क्या एक्सीडेंटल ओमिशन है और ये डिलिबरेट इंसिडेंस नहीं है, ठीक है, ये टिक कर लिया आपने। अच्छा, ये 14 डेज कहां लिखा हुआ था, सेक्शन 8 को कह रहा 14 डेज में कर लो, लेकिन तुम दो चीजें मत करना, डिफॉल्ट ना कर रखा हो, ठीक। अब ये तुमने टिक कर दिया। अच्छा, क्या नोटिस क्या मैं शॉर्टर टाइम पे भेज सकता हूं, लॉ तो मना कर रहा है, लॉ तो मना कर रहा है, लेकिन वो कौन सी सिचुएशन है जब वो भेज सकता है। सिचुएशन नंबर 1, ऐसे नहीं बोलने का, आपको बोलने का क्या, इन केस ऑफ जनरल मीटिंग, इन केस ऑफ एजीएम, और एक तरफ लिखोगे क्या, ईजीएम। एजीएम वाला पहले बताओ, एट लीस्ट कितने परसेंट, 95% ऑफ दोज हु आर एंटाइटल्ड टू वोट। सेकंड, ईजीएम में दो सिचुएशन बनेगी, हैविंग शेयर कैपिटल एंड हैविंग शेयर कैपिटल वाले में एटलीस्ट 95% हु आर एंटाइटल्ड टू वोट, और उसमें 95% टोटल वोटिंग पावर का। समझ में आ रहा है, ये आपने एक साथ कनेक्ट किया। इसको पढ़ना भी ऐसे ही है, याद भी ऐसे ही रखना है। केस 1 में 21 डेज का सिचुएशन एंड द केस 2 सिनेरियो लेस देन 21 डेज का केस, क्लियर डेज का। अब उसके बाद फिर अगला देखा कि आपने नोटिस में क्या लिख के भेजोगे, कंटेंट, नाम पता तेरा पूछ रहा हो वाला हाल। दूसरा में एक मेन पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, टिक। किसको देंगे नोटिस, एमएलए को दे दो और ऑडिटर को दे दो और एवरी डायरेक्टर, फिनिश। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 हो गया, वो उसी में कनेक्टेड 4 हो गया। और आगे बढ़ो, लास्ट पॉइंट बताओ, किसको अथॉरिटी है नोटिस बोर्ड मीटिंग बुलाने की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या एकला बंदा बना सकता है, एकला चलो रे कोई डायरेक्टर बोल रहा है। अच्छा, मान लो किसी ने नोटिस सर्व करवा दिया, क्या बात, तो ऐसी मीटिंग क्या बोली जाएगी नॉर्मल केस में, इनवैलिड। लेकिन क्या बोर्ड उसे सैंक्शन कर सकता, अप्रूव कर सकता, रेटिफाई कर सकता, अगर चाहे तो कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 101। समझ में आ रहा है, सेक्शन 101 में इतने पॉइंट्स थे। आई होप कि सबको तैयार हो गया होगा, हो गया क्या तैयार। चलो फिर क्वेश्चन देख लेते हैं, तब पता चलेगा तैयार कैसा हुआ। अप्लाई करना है अब, बस आपको क्या अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट को।
चलो ये पढ़ना शुरू करो। ये कौन सा है? नहीं ये नहीं है। हाँ ये बताओ। हालांकि उसका है नहीं। अभी पढ़ा ही नहीं है वो। लो फिर फाइनल राउंड लो। वो याद करा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। हाँ ये है दमदार क्वेश्चन आपके लिए, दीदार करो इसके। पढ़ लिया क्वेश्चन? कैसे पढ़ते हो तुम लोग क्वेश्चन? कैसे पढ़ते हो क्वेश्चन? अब मैं बता रहा हूं कैसे पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को, ध्यान सुनो। क्वेश्चन में बता रहा हूं, पढ़ाई मोड ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ा कैसे जाता है? पेन हमेशा हाथ में होनी चाहिए, नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला पेपर में। पेन पेंसिल जो भी हो, अगर कोई हाइलाइटर लेके जा रहा है तो वो भी हो, मतलब हाथ में कुछ होना चाहिए। अब शुरू करते हैं पढ़ना, देखो। मदुराई बेकर्स लिमिटेड इशूड अ नोटिस फॉर होल्डिंग एजीएम। कब किया है इशू? द नोटिस वॉज पोस्टेड टू द मेंबर, पोस्टेड टू द members on some members of the company alleged, क्या एलिगेशंस लगा रहे हैं? दैट द कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ सीए 2013 with regard to the length of notice, period of notice, and as such the notice meeting was not valid. Therefore मीटिंग अब वैलिड है ही नहीं क्योंकि नोटिस सही से नहीं भेजा तुमने। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ दैट डिसाइड, आपसे 3 क्वेश्चन पेपर सेटर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखो, वेदर द नोटिस हैज, वेदर द मीटिंग हैज बीन वैलिडली कॉल्ड, क्या वैलिड है? क्यों? 18 दिन के बाद। अच्छा समझ में आ रहा है। अब इस पे पहले मुझे बताओ कितने टाइम में पहुंचना चाहिए, क्या है इसमें, कैलकुलेट करो। उसने भेजा है द एजीएम नोटिस होल्डिंग फॉर इट्स एजीएम 7 सितंबर 2024। नोटिस पोस्ट कब किया है? अब 16 को तो पोस्ट किया, समझ में आ रहा है। अब इसने पोस्ट कब किया? 16 को। और हमने क्या पढ़ा था पोस्ट के केस में? सर्व कब से मानी जाएगी? अब 48 आवर्स तो यहां से हटा दो, फिर उसके बाद 2 क्लियर डेज हटा दो, जिस दिन सर्व हुई वो भी नहीं लिया जाएगा और प्लस डेट ऑफ मीटिंग भी नहीं लिया जाएगा, ये भी हटा दो। अब उसमें 21 डेज जोड़ दो। समझ में आ रहा है? तो क्या ये कंप्लायंस हुआ क्या? तो वेदर द मीटिंग वैलिडली कॉल्ड, नो। सेकेंड क्वेश्चन, if there is a shortfall, if there is a shortfall state
and explain how many days does the notice fall short for the statutory requirement. कितने दिन शॉर्ट रहा? कितने दिन शॉर्ट था? 2 दिन, 2 days. Third question, can the delay in giving the notice be disregard? कहीं लॉ में लिखा हुआ आपने पढ़ा? सेक्शन 101 में कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ था? डिसरिगार्ड हमने कहीं पढ़ा था, कुछ लिखा था? वहां तो कुछ नहीं लिखा हुआ है. तो वहां पे कैन द डिले इन गिविंग द नोटिस डिसरिगार्ड कंपनीज एक्ट में, हेंस द डिले इन गिविंग द नोटिस कैन नॉट बी डिसरिगार्ड. तो आप इस पूरे क्वेश्चंस में देखो, इसमें मेन पॉइंट क्या था क्वेश्चन का? देखो, जिसने अगर हवा में पढ़ लिया, मतलब जैसे पढ़ता चला गया, वो रफ्तार में है क्योंकि टाइम होता नहीं पेपर में, अब वो इतनी रफ्तार में था कि उसने किसको इग्नोर कर दिया. अब फिर वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेगा? कहेगा 21 क्लियर डेज, और घर पे आके जोड़ेगा 5 out of 5. फिर उसका दोस्त दिखाएगा आईना, क्या कहेगा? ये क्या था? तो क्या कहेगा वो? मुझे फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, ये क्या बोलेगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा दोस्त क्या कहता है, मैं तो वही करूंगा जो मेरा दिल कहता है. ठीक है, अब ये बताओ, क्या नोटिस वाले पॉइंट्स तैयार हो गए क्या? अब हम आएंगे अगले टॉपिक पे, जिसको आप इतनी बार आपने सुना है जब आप पढ़ रहे थे, इतनी बार सिचुएशंस आपके साथ आ रही थी, बार बार एक टॉपिक आ रहा था. कौन सा? स्टेटमेंट टू बी प्रोवाइड, मतलब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की बात हो रही थी. वो बार बार आपके प्रोविजंस पूछे जा रहे थे. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की बात कही जा रही है. अब हम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट को देखेंगे. अब ये आपका कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब ये ध्यान से देखना, इसको हमने जब कई जगह प्रोविजंस आ रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि जो ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, वो जब मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर आएगा तो वहां हम इसको डिटेल में करेंगे. नाउ वो टाइम आ चुका है. अब मुझे 1-2 जगह बता दो तो मुझे खुद सुन के थोड़ा खुशी महसूस होगी कि आपको याद है. कहां कहां आपने पीछे पढ़ा था एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट? डिपॉजिट्स में भी था, और प्रोस्पेक्टस में भी था, और शेयर कैपिटल में भी था. चैप्टर 2 में था क्या? चैप्टर 2 में उसमें भी था. चैप्टर 2 में यस. सेक्शन 8 का आप याद करो, जब मैंने पढ़ाया था कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज इनटू नॉर्मल कंपनीज का सबसे टॉप पे एक लाइन लिखी हुई थी. क्या लिखी हुई थी? कि नोटिस भेजना पड़ेगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ में. फिर उसके बाद में याद आ रहा है वो पूरे प्रोसीजर्स थे लाइन से. सर वो तो बहुत जमाने की बातें हो गई कि गुजरा जमाना फिर याद आया, आज फिर कोई रुला के चला गया, कुछ बातें हमें याद करा के चला गया. ठीक है, कोई नहीं, आंखों में पानी भराया होगा ना, वो तो बहुत दिन हो गया होगा ना वो बातें. चलो कोई बात नहीं. अब यहां पे लीगलिटी सेक्शन क्या है इसका? सेक्शन हमेशा देखो, इसको याद नहीं करना है आपको. हमेशा देखो, नोटिस का सेक्शन कोई भूलेगा ही नहीं. अब डायल 100 पे तो ईजीएम आ जाता है. कौन आ जाता है? ईजीएम. डायल 100 क्या? 100 नंबर सुना है? किसका होता है? पापा का. ठीक है, 100 नंबर किसका है? बड़े पापा का. ठीक, डायल 100 तो वो तो ध्यान है, वो ईजीएम इमरजेंसी के लिए. डायल 100 कब करते हो? इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए करते हो ना डायल 100. तो यहां पे इमरजेंसी सिचुएशन मीटिंग बुलाई जाती है, उसका नाम ईजीएम है. ठीक है, अभी सुनो, अभी सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या?
सेक्शन 101 में हमने नोटिस भेज दिया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा ये बताओ जो नोटिस का प्रोविजन है सेक्शन 101 में, एक्ट में कितनी बातें लिखी गई हैं और रूल्स में टोटल जो बातें लिखी गई हैं वो टॉपिक्स में मुझे बता दो, हेडिंग्स में, तो क्या बोलोगे उससे? सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? टॉप 1, हेडिंग 1, नंबर ऑफ डेज, ठीक है, टाइम लिमिट, सेकंड कंटेंट, थर्ड हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव, थर्ड, फोर्थ एक्सेप्शंस टू नंबर ऑफ डेज, लास्ट अथॉरिटी टू, यस, अथॉरिटी टू, यस, समझ में आ रहा है? ये एकदम चिपका लो या टैटू करा लो, इतनी बातें होनी चाहिए। जैसे कोई सेक्शन 101 बोले उससे पहले वो 101 बोल के खत्म करे, उससे पहले तुम्हारा क्या हो जाना चाहिए? आंसर करे हेलो सेक्शन 101, लिखो पहले क्या क्या होगा। वो जैसे कहेगा क्या क्या लिखूं, करो सुनो, निकालो पॉइंट 1 हेडिंग लिखो। ऐसे जब बोल के तुम्हारा तो रिवाइज हो गया, टेंशन, उसको रात भर नींद नहीं आएगी। ठीक, अब हम क्या पढ़ने वाले? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, उसका पड़ोसी 102, 101 खत्म हो गया, अभी 102 को एकदम ध्यान से पढ़ते हैं इसको, और A to Z इसको फिर कंसाइज वे में कलेक्ट कर लेते हैं। कह रहा सेक्शन 102 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मेंशन्ड वेयर दैट एनी स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द जनरल मीटिंग, then explanatory statement shall be annexed to the notice calling general meeting. Simple, cut short. जब भी कोई स्पेशल बिजनेस, हेलो, जब भी कोई स्पेशल बिजनेस, हेलो, जब भी कोई स्पेशल बिजनेस डिस्कस किया जाएगा, कहां? स्पेशल चीजें आराम से बोलना चाहिए। जब भी कोई स्पेशल बिजनेस अगर डिस्कस किया जाएगा, कहां? जनरल मीटिंग में। कौन सा बिजनेस? स्पेशल। कौन सा? याद रखना ये वर्ड, कौन सा बिजनेस? स्पेशल बिजनेस, ना कि ऑर्डिनरी। कौन सा बिजनेस? तब हम नोटिस के साथ क्या अटैच करके भेजेंगे? याद रहेगा ये बात? सिर्फ कौन से बिजनेस के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करके जाएगा? स्पेशल बिजनेस। अब ध्यान से सुनना, और सब लोग आज जाके मिठाई बांट देना। क्यों? इसलिए पूरे कंपनीज एक्ट में बस 4 ऑर्डिनरी बिजनेस है, इसके बाद जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्ट होंगे वो सारे स्पेशल हैं। क्या है? स्पेशल है। कितना सिंपल हो गया ना? ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेस है, इसके अलावा कोई भी बिजनेस अगर ट्रांजैक्ट होगा जनरल मीटिंग में तो वो कौन सा बिजनेस होगा? स्पेशल होगा। तो वो 4 ऑर्डिनरी बिजनेस कौन कौन से? एक बच्चा कह रहा है सर इसको ऑर्डिनरी क्यों कह रहे हैं? हाँ, ये डे टू डे एक्टिविटीज का पार्ट है, नॉर्मल डेज ऑफ लाइफ है। जैसे ऑर्डिनरी बिजनेस, सुनो, 3 चीजों को कंसीडर करना ऑर्डिनरी बिजनेस है। किसका किसका? एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसीडर करना, बोर्ड की रिपोर्ट कंसीडर करना। पढ़ा हुआ है चैप्टर? बस बता दो, मैं सेक्शन नहीं पूछूंगा। चैप्टर कौन सा है? याद आ रहा है? ऑडिटर की रिपोर्ट। ये 3 चीजें कंसीडर करना ऑर्डिनरी बिजनेस है। कौन कौन सी? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसीडर करना, ऑडिटर साहब की रिपोर्ट्स कंसीडर करना, और बोर्ड रिपोर्ट। ये तीनों कंसीडर करना क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस है, ये नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है। दूसरा, डिविडेंड डिक्लेयर करना, ऑर्डिनरी बिजनेस। सेक्शन याद आ रहा है? 128 ना? 128 तो चैप्टर ही बदल दिया तुमने। हाँ, बस बस रुको रुको रुको, वहां जेल जा रहा था बंदा। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड। सेकंड, ये भी क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस है, नॉर्मल बात है। थर्ड, अपॉइंटमेंट किसका? कोई रिटायर हो रहा है, उसकी जगह कोई डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, ये नॉर्मल बात है, ऑर्डिनरी बिजनेस है। फिर दोबारा अपॉइंटमेंट किसका हो रहा है? देखो अगला अपॉइंटमेंट किसका हो रहा है? ऑडिटर साहब का। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सिंग दियर रेम्युनरेशन। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कंपनीज एक्ट में ऑर्डिनरी बिजनेस है कितने, तो क्या बताओगे? कौन सा? ये तो पूरा इंडिया ऐसे बताता है। तुम्हें बोला सुनो इधर आओ,
ये तीन चीजें जब कंसीडर करोगे तो ऑर्डिनरी बिजनेस, वो कहेगा ये तीन चीजें कौन सी, तो क्या बोलोगे? पहला, दूसरा, तीसरा क्या कंसीडर? इसके लिए ऑर्डिनरी बिजनेस। पॉइंट टू, डिविडेंड डिक्लेरेशन। थर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग। सबसे लास्ट में आपके लिए अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेमरेशन टू द ऑडिटर। ये कौन से बिजनेस है? इसके अलावा कोई भी बिजनेस अगर ट्रांजैक्ट हुआ तो उसको क्या बोला जाएगा? स्पेशल बिजनेस। और आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है किसके लिए जाएगा? स्पेशल बिजनेस के लिए जाएगा, इसीलिए लाइन लिखी गई है। समझ में आ रहा है क्या कि स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड अगर है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नोटिस के साथ अनेक्स्ड करके जाएगा, मतलब अटैच करके जाएगा। आ गया समझ में इतना? अब ध्यान सुनना, ये जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है ये जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, इट मस्ट सेटिस्फाई, स्पेसिफाई व्हाट, क्या क्या चीजें स्पेसिफाई करेगा उसमें? पहला, नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट, कोई फाइनेंशियल या अदरवाइज अगर कुछ है, किसी का कोई हित है, किसका किसका? अगर किसी डायरेक्टर का या कंपनी के मैनेजर का कोई नेचर ऑफ इंटरेस्ट है, कंसर्न है उस कंपनी में, फाइनेंशियल या अदरवाइज, या कोई केएमपी का कोई इंटरेस्ट है उस कंपनी में, या इन दोनों के रिलेटिव्स का कोई इंटरेस्ट है उस कंपनी में, तो ये बातें भी आप कहां पे लिख के स्पेसिफाई करोगे? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। एनी अदर इंफॉर्मेशन अगर कोई है, इनेबल मेंबर टू अंडरस्टैंड मीनिंग, स्कोप एंड इम्प्लीकेशन ऑफ बिजनेस, तो ये सब भी उसमें आ जाएगा। अगर नेचर ऑफ कोई इंटरेस्ट है, किसका किसका, डायरेक्टर, केएमपी, उनके रिश्तेदारों का, तो ये भी आप बताओगे कि ये इतना इनका नेचर ऑफ इंटरेस्ट है। अब चार बिजनेस ऑर्डिनरी, इसके अलावा कुछ भी होगा तो क्या होगा? स्पेशल बिजनेस होगा। ऑर्डिनरी बिजनेस, अब एक बात ध्यान रखना, जो भी स्पेशल बिजनेस होते हैं, मतलब इमरजेंसी सिचुएशंस में, तो इमरजेंसी सिचुएशन मैंने आपको बताया था एक मीटिंग बुलाई जाती है, उसको एजीएम बोलेंगे, ईजीएम, ईजीएम, तो वही आगे लिखा जा रहा है। क्या कह रहा है? एजीएम ऑल बिजनेस ट्रांजैक्टेड देयर एक्सेप्ट द वन स्टेटेड स्पेशल बिजनेस। ईजीएम में क्या होते हैं? ट्रांजैक्ट। स्पेशल बिजनेस कहां ट्रांजैक्ट होंगे? ईजीएम में। याद रखना ये लाइन, स्पेशल बिजनेस कहां ट्रांजैक्ट होंगे? ईजीएम में। समझ में आ रहा है? अब पीछे आपने जो पढ़ा था, ये देखो ध्यान से, कुछ पॉइंट्स पढ़े थे यहां पे आपने, अब यहां पे एक पॉइंट पढ़ना, इसको ध्यान से समझना, ये समझने वाले पॉइंट्स हैं। कह रहा सेक्शन 102 कह रहा है, ध्यान से समझना, एकदम ग्रे एरिया है, ग्रे एरिया। कह रहा इफ एनी आइटम्स ऑफ द स्पेशल बिजनेस, अगर कोई स्पेशल बिजनेस जो ट्रांजैक्ट करने वाले हैं ईजीएम में हम लोग, वो रिलेटेड है किससे या अफेक्टेड है किससे? एनी अदर कंपनी, और टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग इन दैट अदर कंपनी, जिसमें किसकी शेयर होल्डिंग है? प्रमोटर की, डायरेक्टर की, मैनेजर की, या अदर केएमपी की, तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कब? लेकिन ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, कब डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको कि उनका इंटरेस्ट है यहां पे? जब वो शेयर होल्डिंग कितने से ज्यादा हो, यही क्वेश्चन, बस इतना याद रखना, ये लाइन याद रखना। जरूरी नहीं कि वो डिस्क्लोज करें, लेकिन कब डिस्क्लोज करेंगे? जब वो शेयर होल्डिंग कितनी हो, 2% या उससे ज्यादा हो, तो एटलीस्ट 2% या अच्छा 2% से कम है कोई जरूरत नहीं डिस्क्लोज करने की, लेकिन 2% या उससे ज्यादा है तो डिस्क्लोज कर दे। ये याद रखना, 2% बस। 2% किसका? जितनी पेड अप शेयर कैपिटल हो, समझ में आ रहा है? उसका। कह रहा है इन केस ऑफ आइटम्स ऑफ बिजनेस रेफर टू एनी डॉक्यूमेंट विच इज टू बी कंसीडर्ड एट द मीटिंग, देन एट द टाइम एंड प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टेड कुड बी स्पेशल एक्सप्लेनेशन। कोई डॉक्यूमेंट्स अगर उसको चेक करना है तो वहां चेक हो जाएगा। अगली लाइन यहां पे आओ, ये लाइन, इफेक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर या इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर। कहां पे? जो आपको डिस्क्लोज करना था लेकिन आपने डिस्क्लोज नहीं किया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? कह रहा है इफ एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर और इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जैसे वो 2% या उससे ज्यादा वाली भी लाइन थी, अगर उसकी वजह से तुमने डिस्क्लोज नहीं किया
लेट से उसका 3% ने इंटरेस्ट था कंपनी में, 3% था, लेकिन तुम्हें डिस्क्लोज करना था एक्सोलाइटिस, लेकिन तुमने नहीं किया, इसकी वजह से कोई मलाई काटी हो उसने, मतलब कोई बेनिफिट एक्रू हुआ हो, किसको, उसकी वजह से बेनिफिट हो गया हो, किसको, प्रमोटर को, डायरेक्टर को, मैनेजर को, या अदर केएमपीज को, या उनके रिश्तेदारों को कोई मलाई प्राप्त हुई है, तो फिर क्या होगा? सच पर्सन शैल होल्ड सच बेनिफिट इन द ट्रस्ट ऑफ द कंपनी। उस पैसे को कहां बाइज्जत किसके बेनिफिट के लिए ले आएंगे? उस पैसे को कहां ले जाएंगे? सच बेनिफिट कहां पे ले जाएंगे? ट्रस्ट, बेनिफिट इन द ट्रस्ट, ट्रस्ट में रख देंगे फॉर द कंपनी के बेनिफिट्स के लिए। एंड शैल विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर एक्शन बीन टेकन अगेंस्ट हिम एक्ट। एक्ट में कह रहा और कोई एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा वो तो ठीक है, वो तो आशीर्वाद बना रहेगा उस पर। कह रहा और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम ही लाइबल टू कंपनसेट द कंपनी फॉर द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड। लो, कंपनी को अगर कुछ हुआ तो कंपनी को भी ये लोग क्या करेंगे? उनके बेनिफिट की वजह से कंपनी को कुछ हुआ अगर लॉस, तो लाइबल होंगे, वो कॉम्पनसेट भी करेंगे। बहुत बढ़िया, पैसा भी कहां जमा हो गया? ट्रस्ट में। कंपनी को कुछ हुआ तो उस पर कॉम्पनसेट भी करेंगे। और आंखें भर देने वाला, आंखें नम कर देने वाला प्रोविजन तो अब आ रहा है, पेनल्टीज। देखो इधर कह रहा, देखो अब देखो कैसे लिखा हुआ है, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन सबसेक्शन, मतलब इसको तो बिल्कुल हम अफेक्ट नहीं करेंगे, ये तो बनाए रखेंगे आशीर्वाद। मतलब ये जो पीछे पड़ा है इसको तो, ये तो रहेगा ही, गिफ्टेड रहेगा। इसके अलावा सुन लो, अभी एक कहावत सुने, जले पे नमक छिड़कना, ठीक है, यहां यथार्थ हो रही है वो बात। कह रहा इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, सेक्शन 102 की अगर कोई कंप्लायंसेस आप नहीं करते हो, एवरी प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपीज of the company who's in default shall be liable to penalty 50,000 rupees। कितना पेनल्टी? 50,000 रुपीज। और दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? 5 times the amount of benefit accruing to the promoter, whichever is higher। मतलब मैं इस बात पे हैरान हूं, ये लाइन देखो, ये लाइन देखो, ये क्या लिखा हुआ है? मिनिमम कितना कह रहा है? कह रहा 50,000 रुपए, 50,000 तो होगा, प्लस दूसरा ऑप्शन क्या दिया? जितने तुमने मलाई काटी थी वो मलाई 5 गुना करके इन दोनों में से जो क्या हो, हायर हो। और इतना लॉ ने उसको कहा, इतने में मैं फायर हो जाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? तो कट शॉर्ट में सेक्शन 102 क्या बातें पे, अब किन किन बातों अपने प्रकाश डालना चाह रहा है सेक्शन 102? सबसे पहले एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट किस टाइप की कंपनी, कौन से बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए दिया जाता है? स्पेशल बिजनेस, जनरल बिजनेस, सॉरी ऑर्डिनरी बिजनेस। पहले तो बता दो ऑर्डिनरी बिजनेस कितने? 4। उसके अलावा कुछ ट्रांजैक्ट होगा तो कौन सा बिजनेस होगा? मेरा क्वेश्चन है सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, स्पेशल बिजनेस कौन सी मीटिंग में ट्रांजैक्ट होंगे? ईजीएम में। और ऑर्डिनरी बिजनेस, दैट्स इट। अच्छा, वो सिचुएशंस क्या थी कि मतलब प्रमोटर, डायरेक्टर के अगर इनका कोई इंटरेस्ट है, कोई कंसर्न है, तो प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपीज, उनके रिश्तेदार, ये सब क्या था? कितना हो इंटरेस्ट? अच्छा, अगर डिस्क्लोज ना करने की वजह से कुछ हो गया हो, तो वो पैसा बाइज्जत, वो मलाई कहां जमा हो जाएगी? ठीक, और कंपनी को दुख हुआ इस बात से, ठीक है। और फिर लास्ट का एक सबसेक्शन रिजर्व किया गया, वो पेनल्टीज का क्या लेना देना है? मेरा क्वेश्चन ऊपर जो किया वो तो रहेगा या उसको छोड़ देंगे? उसको बिल्कुल टच नहीं कर रहा है लॉ, कह रहा है वो तो बना रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा कि 50,000 कम से कम या 5 टाइम्स जितना मलाई काटी, जितना बेनिफिट एक्रू किया, विच एवर इज हायर। समझ में आया भैया? लॉ तो पूरा हो रहा है यहां पे फायर। याद हो गया क्या? हो गया क्या? देखो, तुम्हें याद करना नहीं है, समझना है
और समझते हुए उसको अपना, एक होता है ब्लड ए पॉजिटिव, फिर होता है बी पॉजिटिव, फिर होता है ओ पॉजिटिव, नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव रहो, ठीक है। एक होता है लॉ पॉजिटिव, क्या होता है, लॉ पॉजिटिव, तो अभी लॉ पॉजिटिव चल रहा है यहाँ पे। हाँ, हाँ, मतलब जैसे उस कंपनी में स्टेक्स हो आपके, कि 2% से ज्यादा टोटल शेयर कैपिटल आप होल्ड कर रहे हो, हाँ, तो डिस्क्लोज आपको करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। अब आते हैं कि जो, मतलब कि ये सेक्शन पे ऐसा लिख लो सब लोग, वरदान, कौन सा सेक्शन है ये, वरदान, ब्लेसिंग्स, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स। मैं क्यों बोल रहा हूं ब्लेसिंग्स, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है कि जो पेपर में आपको अच्छे नंबर लाने में पूरी अपनी जान लगा देता है। ये कहता है कि मैं तुम्हें याद हो जाऊंगा, टेंशन मत लो तुम, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा पेपर में। सेक्शन 103, ये पड़ोसी है किसका, 102 का। देखो बेटा, इस सेक्शन का नाम है क्या, 103, और इसमें बात होती है कोरम की। किसकी बात होती है, कोरम, लास्ट पे कम फोकस, किस पे होती है, कोरम, क्या है, कैरम नहीं बेटा, कोरम, और लास्ट वाला वर्ड पे कम, सिलेबल पे मैं कम फोकस कर रहा हूं, कोरम। बहुत मुस्कुरा रहे हो, ठीक। कोरम का सिंपल मतलब है कि मिनिमम कितने मेंबर्स प्रेजेंट रहेंगे मीटिंग के टाइम पे, मतलब कि कम से कम कितने लोग मीटिंग के लिए प्रेजेंट होंगे तब मीटिंग मानी जाएगी। और मैं आपको बताऊं, पेपर सेटर का फेवरेट एरिया है, फेवरेट एरिया, फेवरेट एरिया, पेपर सेटर का फेवरेट एरिया, लिख लो भैया, लिख लो सब लोग, लिख लो, लिख लो साइड में, फेवरेट एरिया। कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम कितने मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट इन ऑर्डर टू होल्ड द मीटिंग, कि कम से कम कितने लोग चाहिए मीटिंग के लिए, कम से कम कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए, मतलब लाइफ में 2 लोग चाहिए, लाइफ में 2 लोग चाहिए, लेकिन रिस्की प्रोजेक्ट है, आजकल न्यूज भी ऐसी आ रही है। मेरे घर में एक ड्रम था, फेंकवा दिया मैंने गांव में। हाँ, नहीं यार, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे तो सब सिक्योर्ड है, मतलब गांव में एक दूर पे, घर पे, वहां एक, मैंने कॉल किया, वहां ब्लू ड्रम रखा हुआ था, मैंने कहा ये यहाँ क्या कर रहा है, मैंने कहा इसको गिफ्ट कर दो, मैंने कहा इसको गिफ्ट कर दो समवन एल्स को, जिसकी नई शादी हुई हो। हाँ, उसी में फेविकोल ने अपना ऐड भी बना दिया, मैं और डर गया, व्हाइट कलर का ऐड था। ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, देखो, एक चीजें हैं, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल हो जाएगा बट सुन लो। एक चीज अगर आप लाइफ में ये चीज हमेशा सोच के रहोगे, मतलब डे वन से, कि मैं यहां लिमिटेड टाइम के लिए आया हुआ हूं, नथिंग इज माइन, मतलब सब कुछ होते हुए, ये सेंटेंस सब कुछ होते हुए भी तुम, मतलब अगर ये डिटैच फील करोगे कि आई हैव एवरीथिंग बट ये मेरा नहीं है, ये ऊपर वाले का है, उसने मुझे सिर्फ यूज करने के लिए चीजें दी हुई कुछ टाइम के लिए, तो पहले तो ईगो गायब हो जाएगा तुम्हारे अंदर से, क्योंकि तुम्हें पता है ये चीज तुम्हारी है ही नहीं, लिमिटेड टाइम के लिए यूज करो, खत्म कहानी, वो छीन लेगा। दूसरा, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विथ समवन, ये पूरे इंडिया के यूथ को मैं बोलना चाहता हूं, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद एनी वन, इट्स बेटर टू डू द एमिकेबल सेटलमेंट्स। एमिकेबल सेटलमेंट्स मतलब गुड नोट पे, फिर मिलेंगे चलते चलते, उसके लिए थोड़ा बहुत श्री लगेगा,
बट फ्री हो लो। हाँ, बंद की चीजें और बहुत ज्यादा जो बहुत यूज करते हो आप एक वर्ड टॉक्सिक, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब जमाना बदल चुका है, टाइम्स चेंज आ चुके हैं। समझ में आ रहा है? अब उसमें क्या हुआ, अब देखो सिचुएशंस क्या होती है, उस चक्कर में ना फिर फोन आने लगते हैं, उस चक्कर फिर फोन आता, देखो ये अंजाम हुआ। न्यूज में वो एक स्टोरी दिखाई जाएगी, बट वो 100 स्टोरीज नहीं दिखाई जा रही हैं जो पॉजिटिव चल रही हैं। वो एक नेगेटिव स्टोरी दिखाई जाएगी, बट वो लैक्स ऑफ जो पॉजिटिव स्टोरीज है वो नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि उस पर व्यूज नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? दैट इज द मेन। और देखने वाले भी वैसे ही है, वरना शेयर कोई नहीं करता, अंगूठा टूट जाता है लोगों का। मसाला चाहिए, ठीक है, कोई नहीं। मैं तो दुआ करूंगा आप भी किसी न्यूज चैनल के ऑडिटर बनो। चलो, एक मीटिंग होने के लिए, कंपनी की जनरल मीटिंग होने के लिए कितने मेंबर्स कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए उस मीटिंग के लिए? ये लॉ कह रहा सेक्शन 103। कंपनीज दो तरह की होती है, एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक। दो ही तरह की कंपनीज है। अब फाउंडेशन में दोनों चीजें आपने पढ़ी थी, किसको क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं, ये तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। अब सेक्शन 2 क्लॉज 68 में सारी चीजें, तीन कंडीशंस डिफाइंड है वहां पे। पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं? पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। और एक नीचे एक प्रोविजन लिखा होता है डीम्ड पब्लिक कंपनी, कि अगर वो उसकी सब्सिडी है तो उसको डीम्ड पब्लिक मान लिया जाएगा। दैट्स इट। समझ में आया? कोई बच्चा अगर फाउंडेशन नहीं पढ़ा हो तो, या कभी सुना नहीं हो तो। चलो, अब आते हैं हम कोरम की बात करते हैं कि अगर पब्लिक कंपनी है तो कम से कम कितने लोग प्रेजेंट होना चाहिए पर्सनली। कैसे प्रेजेंट होना चाहिए? पर्सनली कितने लोग प्रेजेंट होना चाहिए। कोरम प्राइवेट कंपनी में कितने होने चाहिए? पब्लिक। प्राइवेट में बहुत सिंपल है, कट शॉर्ट, सब कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए पर्सनली, बस। पब्लिक प्राइवेट कंपनी खत्म। प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम कितने लोग मीटिंग करने के लिए होने चाहिए? 2 लोग पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, राइट, खत्म। अब आते हैं पब्लिक कंपनी, जिससे पेपर में क्वेश्चन बनता है। लॉ कह रहा है कि अगर पब्लिक कंपनी में अप टू 1000 मेंबर्स है, अप टू 1000, 1000 मेंबर्स है, तो सिर्फ मिनिमम कितने लोग चाहिए? 5। अगर 1000 से ज्यादा है और अप टू 5000 है, 5000 तक है, तो 15 3 टाइम्स बढ़ा दो उसका। और अगर एक्सीड कर गया 5000, 5000 से ज्यादा है, तो कम से कम कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में? 30। 5 15 30, 5 15 30। अप टू 1000 कितने? 5% पर्सनली प्रेजेंट। अप बियॉन्ड 1000 एंड अप टू 5000, एक्सीडिंग 5000 30। ये रिक्वायरमेंट है लॉ की, कितने लोग कम से कम चाहिए, नहीं तो फिर वैलिड मीटिंग कन्वीन नहीं हो पाएगी। आई होप सबको इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये थी आम जिंदगी, ठीक है, क्या थी ये? आम जिंदगी। अब अमरूद जिंदगी आगे आ रही है। चलो, अब ध्यान से सुनना। पर्सनली प्रेजेंट का मतलब क्या? पर्सनली प्रेजेंट जो एंटाइटल्ड टू वोट हो। अब याद करो, ध्यान सुनना। अगर मान लो कोई मीटिंग बुलाई, ऐसा भी तो हो सकता है वो मीटिंग एडजर्न हो जाए, स्थगित हो जाए, ड्यू टू सम रीजंस। एडजर्न भी तो हो सकती है मीटिंग। तो उस केस में फिर क्या होगा? ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग फॉर वांट ऑफ कोरम, कि मीटिंग होने वाली थी लेकिन मिनिमम मेंबर्स प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो मीटिंग क्या हो जाएगी? तुरंत एडजर्न हो जाएगी। पहले क्या हो जाएगी? एडजर्न, स्थगित हो जाएगी। जैसे पब्लिक कंपनी थी, उसमें थे 800 मेंबर्स, तो 800 मेंबर्स है पब्लिक कंपनी, तो कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए कम से कम? लेकिन मीटिंग में सिर्फ 3 पर्सन आए, तो मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजर्न हो जाएगी। अब क्वेश्चन है कि एडजर्न हो जाएगी। अब एक बात ध्यान सुनना, इफ द मिनिमम मेंबर्स मतलब कोरम इज नॉट प्रेजेंटेड विद इन हाफ एन आवर, कितने टाइम के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए मिनिमम मेंबर? हाफ एन आवर। कब? फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग द जनरल मीटिंग। मतलब जब वो मीटिंग होने वाली है, जैसे 10 बजे का टाइम दिया हुआ है,
मीटिंग का टाइम है 10 बजे, तो 10:30 तक कम से कम जो मिनिमम मेंबर्स हैं वो आ जाने चाहिए। कितनी देर के अंदर? हाफ आवर का टाइम तब भी लॉ ने दिया हुआ है कि हाफ आवर्स के अंदर जो शेड्यूल टाइम है उससे हाफ आवर के अंदर मिनिमम मेंबर्स आ जाने चाहिए, डिपेंड अपॉन द कंपनी टू कंपनी। और अगर नहीं आए तो ऐसी मीटिंग एडजन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एडजन मान जाएगी। क्यों? क्योंकि कोरम नहीं हुआ, मिनिमम मेंबर्स आए नहीं, 5 आने थे 3 आए। अब फिर क्या होगा? अगर कोरम की वजह से मीटिंग एडजन होती है तो फिर कहां शिफ्ट होगी? नॉर्मल केसेस में कह रहा है सेम डे, नेक्स्ट वीक, एट द सेम टाइम और सेम प्लेस, या सच अदर डेट, सच अदर टाइम प्लेस जो बोर्ड अगर डिटरमाइन करता है तो। इतनी बात समझ में आ रही क्या? और अगर ध्यान सुनना, अगर ये मीटिंग रिक्वेस्ट पे बुलाई गई है, किस पे बुलाई गई है? कट शॉर्ट, ईजीएम है। कौन सी थी ये? ईजीएम है। अगर ये ईजीएम का केस है तो ऐसी मीटिंग अगर कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ ईजीएम के केस में तो उस केस में क्या हो जाएगी? मीटिंग कैंसिल्ड हो जाएगी। और नॉर्मल अगर एजीएम था तो क्या होगा? आर यू एबल टू फिगर आउट द डिफरेंस? इफ ड्यू टू वांट ऑफ कोरम a meeting stand adjourn in the case of AGM, but what if it is case of section 100, मतलब EGM का केस है अगर, तो ये मीटिंग यहां पे क्या हो जाएगी? यहां पे देखो AGM के केस में मीटिंग कैंसिल नहीं हो रही है, पोस्टपोन हो रही है, मतलब एडजर्न हो रही है नेक्स्ट सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस पे, या अदर प्लेस अगर बोर्ड डिसाइड करे तो। दिस इज द की डिफरेंस। समझ में आया? एडजर्न मीटिंग अगर EGM का केस है तुरंत कैंसिल, AGM में नेक्स्ट वीक, सेम डेट, सेम टाइम, सब कुछ रहेगा। अगर बोर्ड कुछ और डिसाइड करे तो उसके हिसाब से। लेकिन कुछ कंडीशन है वो सुन लेना। कह रहा है इन केस ऑफ एडजर्न मीटिंग और फॉर द चेंज ऑफ डे, टाइम एंड प्लेस, कोई एडजर्न मीटिंग, तो कह रहा है कि आपको कंपनी की ड्यूटी बनती है नॉट लेस देन 3 days नोटिस। कम से कम कितने दिन की नोटिस देनी पड़ेगी? कम से कम 3 days पहले, कम से कम 3 दिन पहले मेंबर्स को नोटिस देगा, या तो इंडिविजुअली और या तो पब्लिश कर दे कहां? एडवर्टीजमेंट, जो कि हमेशा होता है दो न्यूज़पेपर में, पहला इंग्लिश में और दूसरा कौन सा आने वाला है? वर्नाकुलर। समझ में आ रहा है? जैसे अभी नोटिस, अभी मीटिंग हुई, कोरम की वजह से एडजर्न हो, वो एजीएम था, तो अब कह रहे हैं कि वो नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। ठीक, मान लो नेक्स्ट वीक में कह रहा है, लेकिन ये क्या, आपको 3 दिन के अंदर, मतलब मिनिमम 3 days पहले क्या बताना पड़ेगा? सारे मेंबर्स को नोटिस भेजना पड़ेगा, राइट? कितने दिन पहले? 3 days। या तो इंडिविजुअली भेज दो, और लॉ ने दूसरा ऑप्शन भी दे रखा है, पब्लिश कर दो, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और दूसरा वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में। कहां पे? जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। और अब ध्यान सुनना, एजीएम है और हुआ क्या? कोरम नॉट प्रेजेंट एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो। लो, नेक्स्ट वीक तुमने शिफ्ट किया था, उसमें भी मिनिमम मेंबर प्रेजेंट नहीं हुए और एजीएम था। ईजीएम होता तो बात ही नहीं करनी मुझे, वो तो पहले ही कैंसिल थी। एजीएम एडजर्न हुई, नेक्स्ट वीक चली गई और वहां भी मिनिमम मेंबर नहीं आए, तो लॉ ने कहा सुनो अब यही नहीं करते रहेंगे। Where quorum is not present, if the adjourned meeting within half an hour नहीं आए, then the member present shall form the quorum। लो, जो मेंबर प्रेजेंट है, जैसे 3 लोग हैं प्रेजेंट, तो इसको क्या मान लिया जाएगा? आओ बैठो, कोरम हो गई, मीटिंग हो जाएगी, वेलिटी कन्वेंट। समझ में आ रहा है क्या? एक के लिए सिचुएशंस अभी आगे आ रही है, एक की भी लॉ कुछ बोल रहा है, वही मैं डिस्कस करने वाला हूं इसमें। अब ये कह रहा है फॉलोइंग पॉइंट्स, ये हमें ध्यान में रखना है। अब पेपर में क्वेश्चन जब आता है तो इसी नोट से आता है, ये 100 रुपए का नोट अभी आने वाला है ना, इससे क्वेश्चन आते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान में रखना है, बाकी समझो कोरम तुम्हारा तैयार हो गया है। क्या कह रहा है? SS2 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स 2 कह रहा है 1 person कैन बी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोर देन 1 बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब आज मैं, रिलायंस ने मुझे अपॉइंट कर दिया, उधर से टाटा ने भी मुझे अपॉइंट कर दिया, 2 केसेस समझो। कह रहा 1 person कैन बी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोर देन 1 बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब मैं मैं कई कंपनीज का, जैसे कोई और कंपनी, मैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सकता हूं किसी कंपनी के बिहाफ पे और जाके वोट कर सकता हूं। मान लो रिलायंस ने किसी कंपनी में शेयर्स ले रखे हैं,
या एचडीएफसी ने किसी में शेयर्स ले रखे हैं, तो मैं एचडीएफसी की तरफ से भी वोटिंग करने जा सकता हूं और रिलायंस की तरफ से भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन के जा सकता हूं। और ध्यान से देखना, इन दोनों ही सिचुएशन में वो पर्सन एक नहीं माना जाएगा, अलग अलग कैपेसिटी में माना जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्या समझ में आ रहा है? रिलायंस की तरफ से मैं अलग से वोट करूंगा, एचडीएफसी की तरफ से, मतलब दोनों मेरी कैपेसिटी अलग मानी जाएगी, मैं दोनों के लिए अलग अलग बंदा माना जाऊंगा, पर्सन माना जाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? कह रहा अ पर्सन कैन बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोर देन वन बॉडी कॉर्पोरेट, इन सच केस इज ट्रीटेड एज मोर देन वन मेंबर प्रेजेंट, माना जाएगा एक से ज्यादा मेंबर प्रेजेंट है, क्योंकि दो लोगों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं मान लो, तो पर्पस के लिए क्या माना जाएगा, कोरम के लिए 2% प्रेजेंट है। लेकिन हाउएवर टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग एट लीस्ट 2 इंडिविजुअल शैल प्रेजेंट इन पर्सन, कि मीटिंग के लिए लॉ क्या कह रहा है, कम से कम कितने लोग पर्सन के रूप में प्रेजेंट हो, साक्षात प्रकट हो, कम से कम कितने लोग, 2 लोग। Therefore, in case of public company having not more than 1000 members, तो क्या पढ़ा था वहां, कितने मेंबर्स होने चाहिए, अप टू 1000 है तो कम से कम 5 होने चाहिए। और अच्छा मान लो मैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हूं, एक रिलायंस की तरफ से, टाटा की तरफ से, महिंद्रा की तरफ से, और इधर से एचडीएफसी की तरफ से, और आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से, तो मैं कितनी कैपेसिटी में आया हूं, ठीक। अब ये 5 लोग प्रेजेंट होने चाहिए अप टू, अगर 1000 मेंबर हैं पब्लिक कंपनी में, ये तो पढ़ा था आपने। अब मैं 5 कैपेसिटी में आया हूं, लेकिन हूं तो एक ही बंदा ना, तो क्या मेरे प्रेजेंट होने से क्या कोरम की रिक्वायरमेंट 5 वाली पूरी हो जाएगी? क्यों? अभी तो लॉ कह रहा था कि अलग अलग माना जाएगा सबको। अरे भैया अलग अलग माना जाएगा, लेकिन वो ऐसे तो क्या दिख रहा है, एक ही पर्सन को कहां से मीटिंग कर पाएगा, एक पर्सन मीटिंग कर पाएगा क्या? तो वही बात बोली जा रही, क्या बॉडी कॉर्पोरेट भेज सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट अपॉइंट कर सकती है आपको। कह रहा है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 5 बॉडी कॉर्पोरेट, देखो यहां लिखा हुआ, कैन नॉट फॉर्म अ कोरम बाय हिमसेल्फ बट कैन डू सो इफ एटलीस्ट 1 मोर मेंबर प्रेजेंट, कम से कम कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए। अच्छा यहां पे मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 की थी, सुनना 5 की थी, कोरम में अप टू 1000, मैं 4 कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 4 कंपनीज को, एक पर्सन और कोई प्रेजेंट हो गया आके, आप बताओ रिक्वायरमेंट पूरी हुई कोरम की? अरे लगाओ, नहीं दिमाग जंग खा जाएगा। लोहा बहुत मजबूत होता है लेकिन अपनी जंग से हार जाता है वो, लगाओ दिमाग, हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि एक पर्सन है वो, ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 4 कंपनीज, 4 कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक और पर्सन आ गया प्रेजेंट, और अप टू 1000 मेंबर है, तो वो अप टू 1000 में 5 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहां पे क्या अब माना है, लेकिन देखने में तो 2 ही बंदे दिख रहे हैं, देखने में 2 दिख रहे हैं, लेकिन उसमें एक बंदा 4 के बराबर है। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। मतलब कहने का मतलब है, कई लोग जैसे शादी में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, अब मैंने कुछ नहीं बोलूंगा, मैं एक बार बेहोश होने के कगार पे आ गया था देख के ऐसे बंदे को, मेरे बगल में ही बैठा हुआ था, मैं ही ले गया था उसको। बंदा एक, समझ रहे हो ना, रूह कांप गई थी वेटर्स की। चलो, तो यहां पे लॉ क्या कह रहा है कि अप टू अगर 5 पर्सन तक है रिक्वायरमेंट, उसमें अप टू 1000 है 5 पर्सन, तो अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है कई बॉडी कॉर्पोरेट्स को, तो अलग अलग पर्सन काउंट होगा, बशर्ते एक है क्या, कि मिनिमम 2 लोग तो होने चाहिए, 2 तो बन ही जाए मिलके। समझ में आ रहा है? अभी ये 4 पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक और मिल गया तो 5 हो गए ना लॉ के एंगल से। लेकिन अगर एक ही पर्सन 5 कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है तब नहीं, मिनिमम 2 तो दिखने चाहिए, होने नहीं चाहिए, क्या दिखने चाहिए, मिनिमम 2 क्या होने चाहिए, होने नहीं चाहिए। अरे फिर अब लॉ क्या कह रहा है, मिनिमम 2 दिखने चाहिए, वहां साक्षात दिखने चाहिए, ठीक है। अब कह रहा कोरम शैल बी प्रेजेंट नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग बट ऑल्सो वाइल ट्रांजैक्टिंग बिजनेस, ध्यान से सुन लेना। अब बताना इसमें मैं आपका आंसर चाहूंगा इस लाइन में, कोरम
टाइम स्टार्ट हुआ, मीटिंग का टाइम था 11 o'clock, ठीक, और हमने पढ़ा कि हाफ आवर अलाउड होता है कोरम के लिए, मिनिमम मेंबर प्रेजेंट होने के लिए, 11:30 तक लोग आ सकते हैं। कोरम प्रेजेंट हो गई, अप टू 1000 मेंबर थे, और कोई बिजनेस स्पेशल बिजनेस था, डिस्कस होना था। अब कम से कम 5 लोग चाहिए थे। कितने लोग चाहिए थे? 5 लोग। अप टू 1000 है तो 5 लोग चाहिए। अब वो आ भी गए थे, 11:10 पे सब आ गए थे। उसमें क्या हुआ, 5 लोग थे, अभी वो बिजनेस कंप्लीट नहीं हुआ, ट्रांजैक्ट नहीं हुआ है। वो बिजनेस ट्रांजैक्ट होगा 2 बजे जाके, मतलब फिनिश होगा 2 बजे तक। उसमें से 2 बंदों का फोन आता है, वो कंपनी से बाहर चले जाते हैं। आई डोंट नो क्यों फोन आया, किसका आया, 2 भागते हुए निकले वो कंपनी से। अभी वो बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं हुआ है, और कोरम के टाइम पे वो दोनों प्रेजेंट थे, मिनिमम नंबर प्रेजेंट थे। बिजनेस लेकिन जब ट्रांजैक्ट हुआ, उनमें से 2 गायब हो गए फोन पे बात करते हुए। मेरा क्वेश्चन है, तो क्या माना जाएगा कि कोरम प्रेजेंट रहा पूरे टाइम? क्या ये माना जाएगा? तो मीटिंग का क्या होगा? अगर एजीएम है तो बोलो एक लाइन, एडजन हो जाएगी। ईजीएम था तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई क्या? सिर्फ मीटिंग स्टार्ट होने के टाइम पे कोरम प्रेजेंट होना जरूरी है, जब तक बिजनेस ट्रांजैक्ट ना हो जाए? समझ में आ रहा है क्या? अगर कह रहा है कोई मेंबर्स हु हैव वोटेड रिमोट ई वोटिंग, कहीं दूर रह रहे हैं, वहां से ई वोटिंग कर रहे हैं, हैव अ राइट टू अटेंड द जनरल मीटिंग अकॉर्डिंगली देयर प्रेजेंस शैल बी काउंटेड। वो भी एंटाइटल, अगर वो आए तो प्रेजेंट हो सकते हैं। अ मेंबर हु इज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट ऑन ए पर्टिकुलर, कह रहा है अ मेंबर हु इज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट ऑन एनी पर्टिकुलर आइटम्स ऑफ द बिजनेस बीइंग अ रिलेटेड पार्टी। मान लो कोई पर्सन है, वो एंटाइटल नहीं, वो वोट तो नहीं कर सकता, वोटिंग अलाउड नहीं है उसको, बट अगर वो प्रेजेंट रहा तो उसको किस पर्पज से मान लेंगे? कोरम के पर्पज से वो एंटाइटल हो जाएगा। कोरम के पर्पज से उसको काउंट कर लेंगे, मिनिमम नंबर इतने लोग हैं। भले वो एंटाइटल नहीं है वोट करने के लिए वहां पे, लेकिन अगर वो कंपनी का मेंबर है लेकिन वोटिंग के लिए अलाउड नहीं है वो, फिर भी उसको कोरम के पर्पज से काउंट कर लेंगे, ये याद रखना। समझ में आ रहा है क्या? अब उसके बाद कह रहा है कोरम डज नॉट अप्लाई विद द आइटम्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड, सेक्शन 110 है, सेक्शन 110, इसको पढ़ाऊंगा आपको। पोस्टल बैलेट के थ्रू, मतलब क्या, कट शॉर्ट, जब कंपनीज को ज्यादा लोगों का इंक्लूजन चाहिए होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, तो कुछ बिजनेसेस है उसको लॉ कह रहा है पोस्टल बैलेट से करना, कि हर पर्सन के पास वो जाना चाहिए दूर दूर तक बैलेट्स वगैरह, तो उसमें वो लिख के पूरा अपना वोट करेगा, वो पढ़ेंगे। इसमें कोरम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताना शुरू करें। नजर ऊपर ही रखना। हो जाएगा। इसमें बताओ। नहीं नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, कोई ढंग का क्वेश्चन उठा दो। इसका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिस वन। एग्जाम का क्वेश्चन है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट अभी आपने पढ़ा नहीं, मैं लेकिन पहले बता दे रहा हूं उसको, कि अगर कोई मेंबर अपने बिहाफ पे किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट करे तो वो कोरम के पर्पज से काउंट नहीं होता, ये याद रखना बस। बस एक पॉइंट ऐड कर दिया मैंने। अब पढ़ना शुरू करो। 50 क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट बुक का। पढ़ना शुरू करो, स्क्रीन पे ही देख लो क्वेश्चन नंबर 15। केएमएन, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। केएमएन केबल्स लिमिटेड, लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी,
एजीएम टू बी हेल्ड ऑन 15 सितंबर। कितने बजे? 11 बजे या 12 बजे? 11 बजे। कंपनी में मेंबर्स कितने हैं? ऑन द शेड्यूल्ड डेट ऑफ एजीएम फॉलोइंग पर्सन वर प्रेजेंट बाई 11:30 तक इतने लोग प्रेजेंट थे। चेक करो एक एक। P1, P2, P3 ये तीनों शेयर होल्डर्स हैं, प्रेजेंट थे। P4 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक कंपनी को। P5 रिप्रेजेंट कर रहा है एक कंपनी को। P6, P7 प्रॉक्सीज है, ये काउंट नहीं होगा। 3 क्वेश्चंस का आंसर। पहला बताओ, पहले का क्वेश्चन क्या? वेदर द कोरम प्रेजेंट है क्या? क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, व्हाट विल बी योर आंसर इफ P4 दिस वन representing ABC Limited reach in the meeting after 11:30? तो एजीएम कहा? यस, ठीक है। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। उसमें 3 दिन का क्या लेना देना था? नोटिस देना पड़ेगा। ये क्या बता रहा है? ये लाइन लिख के क्या बता रहा है? समझ में आ रहा है क्या? लास्ट क्वेश्चन। ये लिखना भी नहीं है, लिखना नहीं है, मैंने कहा पढ़ना है। बुक रख लो, कोई बात नहीं, बुक रख लो, देखते रहो, स्क्रीन पे देखते रहो। हरे राम हरे कृष्णा। ठीक है, चलो। हाँ, एक बात और बता देता हूं, अभी आपने ये पढ़ा नहीं। ये जो गवर्नर ऑफ, जैसे किसी गवर्नर है, कोई स्टेट का गवर्नर है, या समझ में, गवर्नर जो होता है अगर उसको कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो भी इंक्लूड होगा। अगर कोई प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, गवर्नर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी काउंट हो जाएगा। अब बताओ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल क्या कह रहा है? यही तो मेन नया पॉइंट ऐड हो गया। आर्टिकल, और वहां लाइन शुरू थी, अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर, अनलेस प्रोवाइड फॉर लार्जर, तब 5, 15, 30 होगा। लार्जर कर दिया तो वो माना जाएगा। यहां आर्टिकल में कितना लिख दिया गया पब्लिक कंपनी में कि 7 तो चाहिए ही चाहिए हमें। पढ़ो, कितने मेंबर्स हैं? ठीक है, और कंपनी कौन सी है? मीटिंग पढ़ना शुरू करो। काउंटिंग में 7 मेंबर्स में ये काउंट होंगे। यस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं ये लोग। मेरे गली में तुम्हारा क्या काम है? प्रेफरेंस, ये कौन पूछ रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर बेचारे पूछ रहे हैं, कह रहे तुम लोग का क्या राइट अफेक्ट हो रहा है क्या, जो यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारी मीटिंग अलग है, निकलो यहां से। क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, इनको बताओ। डी इज रिप्रेजेंट, 2 कंपनियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 2 पर्सन। EFG ये कौन है? प्रॉक्सी। अब बताओ कोरम है कि नहीं? क्या हो जाएगी ये? हे गलत हो गया। ये मैंने हाईलाइट भी कर रखा था, इसीलिए क्या हो जाएगी? ये तुम्हारी जो एडजर्नमेंट की आदत है ना, एडजर्न करने की हर चीज की, किसी दिन तुम्हें बर्बाद क्या ही होगे तुम। जिसको ऊपर वाला आबाद करता है उसको बर्बाद कौन कर सकता है? ठीक है। इफ द गॉड इज विद यू, इवन होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू, नथिंग विल हैपन। चलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग वंडरफुल सेशन। सेक्शन 101 को पढ़ने के लिए और 102 को भी और ज्यादा पढ़ने के लिए
और 103 को दिल से लगाने के लिए आप सभी को हृदय के गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब जो लेक्चर जब देख रहा हो। जय हिंद, जय भारत।